बना बनाया मेथड है जो इस कैपेबल है ये काम करने के, तो व्हाई नॉट कि हम इसी को इस्तेमाल करें। तो ये था आपका मैप। अब हमने इसको इन जनरल जावास्क्रिप्ट के पैराडाइम के अंदर तो देख लिया था, लेकिन अब हम इसको किस में देख रहे हैं? हम इसको रिएक्ट के पैराडाइम के अंदर देख रहे हैं। अब रिएक्ट के पैराडाइम में इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। रिएक्ट इट्स ऑल अबाउट यूआई। यूआई के बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली लॉजिक होती है, तमाम चीज़ें टेक्निकल भी होती हैं, लेकिन एट द एंड आप कुछ यूज़र को प्रेजेंट करना चाहते हैं किसकी शक्ल में? एप्लीकेशंस की शक्ल के अंदर, पेजेस की शक्ल्स के अंदर। शक्ल्स क्या होता है? इट्स शक्ल के अंदर, कंपोनेंट्स की शक्ल के अंदर और वेबसाइट की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो एट द एंड आपने यही करना है। तो बेसिकली अब हमने देखना है कि हम यूआई को रेंडर करने के लिए या यूआई को डिस्प्ले करने के लिए मैप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये लास्ट क्लास के अंदर किया था। तो आई होप प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है, तो व्हाई नॉट मैं स्क्रीन शेयर करूं और वहीं से कंटिन्यू करूं। इमरान भाई ठीक है, तो 5 मिनट दें, ज़रा आप साथ वाले को थोड़ा सा रिवीजन करवाएं और फिर हम बाकायदा क्लास का आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी क्लास को इख्तिताम किया था। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी मैं ज़रा आप लोग को दिखा भी देता हूँ। हमारे पास एक पेज.tsx था, जो कि बेसिकली एक पेज है, और वो पेज कौन सा है? रूट पे, ठीक है। जब भी आप http://localhost 3000 हिट करेंगे तो आपके पास ये पेज रेंडर हो जाएगा। पुरानी चीज़ें हम अच्छे से देख चुके हैं। इसके अंदर क्या था? अभी आप इस डेटा को भूल जाएंगे, बस स्टिक करें कहाँ पे? इस एक होम के पेज के ऊपर, ठीक है। पूरी जर्नी लेके चलते हैं, ज़रा पिछला आप लोग भी रिवाइज कीजिएगा कि हमने क्या क्या किया था, ठीक है। हमारा जो सिनेरियो था वो ये था कि हमें मल्टीपल कार्ड्स शो कराने, हर कार्ड की स्टाइलिंग सेम है, सेम लेआउट को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली कार्ड इज़ ए कॉम्पोनेंट। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा कमिट आउट कर दूँ समझाने के लिए, तो जो चीज़ मैंने कमिट आउट की है ना, अभी इसको गौर नहीं करें क्या लिखा था, मैं बस आपको पिछला रिवाइंड करवा रहा हूँ कि हमने क्या किया था। यहाँ पे मैंने 4 डिव्स बनाए थे, और 4 डिव क्या थे? बेसिकली 4 कार्ड थे। डिव के अंदर डिव थे, उसके अंदर हेडिंग थी, नीचे पैराग्राफ था, लेकिन सेम नेचर ऑफ वर्क मैं कर रहा था। सेम नेचर ऑफ वर्क के ऊपर ज़रा हाईलाइट हुआ है, ठीक है, इसको पकड़े। सेम नेचर ऑफ वर्क मैं बार बार कर रहा था कि मैं एक ही डिव को बार बार रेप्लिकेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा सिनेरियो ऐसा था, मेरे जो बेसिकली स्पेसिफिक यूज केस था उसके अंदर मुझे 4 कार्ड डिस्प्ले कराने ही कराने थे। तो मैंने क्या किया? 4 बार उसको रिपीट कर दिया। फिर मैंने बोला कि यार, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, री इन्वेंट कर रहा हूँ व्हील को, इट मीन्स प्रोग्रामिंग के अंदर मैं कोई फ्लॉ है, ठीक है। मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। एंड वी ऑल नो हमारे पास रिएक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी का, वो है कंपोनेंट। जिस तरह आप अपनी प्रोग्रामिंग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तब आपके जहन में आना चाहिए कि यार क्यों ना मैं इसका फंक्शन बना लूँ, उस फंक्शन को इन्वोक करूँ, ये काम हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप रिएक्ट के अंदर यूआई स्पेसिफिक कोई काम बार बार कर रहे होंगे, तो आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए है कि क्यों ना मैं इसे कंपोनेंट बना दूँ। तो वही चीज़ हमने की थी कि हमने कार्ड का एक component.tsx कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने card.tsx का एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपना कंपोनेंट मेंशन कर दिया था। अब अगेन थोड़ा सा रिवाइंड करने के लिए इसको कमिट आउट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टैटिक कार्ड बना दिया था कि भाई इसकी हेडिंग पे मैंने हार्ड कोड लिख दी थी, H1 होगा, पैराग्राफ भी लॉरेम मैंने हार्ड कोड डाल दिया था, और एक बटन भी ऐड कर दिया था, वो भी तमाम चीज़ें हार्ड कोड कर दी थी। और फिर उस कार्ड को यहाँ पेज.tsx के अंदर, आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से 4 बार इन्वोक कर दिया था। याद है भाई? ठीक है। फिर हमने देखा कि यार 4 कार्ड तो आ गए, रीयूजेबिलिटी तो अचीव कर ली, लेकिन चारों कार्ड सेम टाइप ऑफ कंटेंट होल्ड करते हैं। अब भाई ये क्या बेवकूफ़ी है कि एक ही चीज़ को 4 बार रिपीट करना।
तो बेसिकली यूज केस ये था कि अब वो कार्ड डिफरेंट डेटा के साथ डिस्प्ले होने की सलाहियत भी रखता हो, वरना फायदा क्या। लेट्स से अगर मुझे फीचर के अंदर 4 चीज़ें फीचर करानी है, लोग उसको आके देखें। मेरी फॉर एग्जांपल मैं सर्विस बेस्ड कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरी 4 सर्विसेज हैं कि भाई मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाता हूँ, वेब एप्लीकेशन भी बनाता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी देता हूँ और लेट्स से एक और सर्विस भी कोई देता हूँ, तो ऑब्वियसली चारों कार्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होल्ड करेंगे, एक ही टाइप ऑफ डेटा होल्ड नहीं करेंगे। दिस इज वेयर हमने पढ़ा था कि भाई प्रॉप्स नाम की एक चीज होती है। प्रॉप्स क्या करता है? प्रॉप्स इज द वे टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, और अगर इसको और कंसाइज वे में बता दूं जो इसकी एक्चुअल नेचर होती है कि फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। यूनिडायरेक्शनल होता है, टॉप टू बॉटम ही आ सकता है, पेरेंट ही चाइल्ड को डेटा पास कर सकता है, कभी भी चाइल्ड पेरेंट को डेटा पास नहीं कर सकता। ये नेचर है रिएक्ट की, किसकी? प्रॉप्स के फ्लो की। ठीक है, मेक सेंस? तो फिर हमने क्या किया था, सबसे पहले हम अपने कार्ड में आए थे और हमने इसको थोड़ा सा वर्सेटाइल बनाया था। हमने बोला कि यार जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर हम डायनेमिक डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम प्रॉप्स बोलते हैं। और फिर पेरेंट ये पास करता है और ये इसको मिल जाते हैं और फिर उसके साथ ये रेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया प्रॉप्स, एंड प्रॉप्स हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा नहीं भी पास कर रहे तब भी उसके पास एक प्रॉप है, और वो प्रॉप क्या है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा उस पॉइंट पे वो क्या है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। जब आप डेटा पास करते हैं तो ऑब्वियसली टेक्निकली वो ऑब्जेक्ट पॉपुलेट होता रहता है या फिल इन होता रहता है उस डेटा के साथ, उस की वैल्यू पेयर के साथ जो आप पास करते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा 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 प्रॉप्स होगा और एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। मेक सेंस? ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आई वांट द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, तो उसके लिए मैंने टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे ऊपर एक टाइप बना दी, सही है, प्रॉप्स की। हमेशा याद रखिएगा इंटरफेस की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट की टाइपिंग करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट नहीं, सॉरी रिएक्ट के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था इट्स 0 कैलोरी नो शुगर, कि जब फाइनली ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होता है तब इंटरफेस का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। तो ऑब्वियसली जो बंडल साइज बनेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कम बनेगा। अगर मैं टाइप की मदद से इस ऑब्जेक्ट की टाइपिंग करता तो वो मेरी जावास्क्रिप्ट का पार्ट बनता, किसी भी तरीके से कंपाइल हो गई। लेकिन इंटरफेस की अच्छी बात यह है कि इट्स 0 कैलोरी नो शुगर। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बता दिया जो भी मेरी एक्सपेक्टेड थी, मैं चाहता था मेरे कंपोनेंट को ये डेटा पास किया जाए, तो मैंने बोल दिया कि भाई हेडिंग, पैराग्राफ और कलर। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, यू गाइस नो कि क्वेश्चन मार्क का मकसद क्या होता है, इट्स ऑप्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्वियसली ये जो प्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिया था इसमें से ये 3 प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट कर ली, और ये डिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है, इसको भी हम बारहा देख चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। तो ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर से मैंने हेडिंग निकाल ली। हेडिंग की मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी कि अगर कोई पास ना करे, पीछे से पेरेंट पास ना करे तो हेडिंग 1 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। फिर पैराग्राफ भी ले लिया और कलर भी ले लिया, और फिर मैंने यहाँ पे ये डायनेमिक वैल्यूज पास कर दिए। JSX के अंदर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब भी आप डायनेमिक वैल्यूज या वेरिएबल्स या किसी किस्म की इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम देते हैं। JSX समझ जाता है कि यहाँ पे कोई डायनेमिक बिहेवियर है। मेक सेंस? ठीक है, आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, पैराग्राफ के अराउंड कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। सेम गोज फॉर योर कलर, लेकिन क्योंकि कलर को मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करना था तो पहले मैंने बैकटिक्स लगाए, अपनी जो हार्ड कोड क्लासेस थी वो भी पास कर दी, और उसके साथ वी ऑल नो कि जब आप टेम्पलेट लिटरल यूज कर रहे होते हैं तब आप अपनी जो वेरिएबल होता है उसको डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास करते हैं। पुरानी नॉलेज है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं चल रही है। यहाँ तक क्लियर? ऑल गुड? पीछे हैंड रेस करें भाई, समझ आया? अभी तक तो मैं मैप पे पहुंचा भी नहीं, ये वो पार्ट है जहाँ पे आप सबने एक्नॉलेज किया था कि हमें समझ आया है, लेकिन फिर भी एक फ्लो बनाने के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने मेरे प्यारे दोस्तों ये किया था कि यहाँ पे आके, अभी इसको मैं भूल जाऊँ अगर ऑब्वियसली एरर आएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमने ये वाला
कार्ड जो था वो इस तरीके से प्रॉप पास करते करते 4 बार इस्तेमाल कर लिया था और चारों बार डिफरेंट डेटा पास किया था और उस डिफरेंट डेटा पास करने की बदौलत हमें 4 कार्ड भी डिस्प्ले हुए थे और चारों बार डिफरेंट डेटा की बेस पे डिस्प्ले हुए थे। कौन सा डेटा? जो हमने चारों बार अलग अलग पास किया है। मेक सेंस? ठीक। अब इसके बाद आता है असल मुद्दा कि यार ये कहाँ से आए, ये मैप का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कैसे ले आए। टेक्निकली जब आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अच्छा इस पॉइंट तक जितना मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 बार ये वाला कार्ड रिपीट कर रहे हैं और चारों बार डिफरेंट कंटेंट पास कर रहे हैं, परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना इसको थोड़ा और डायनेमिक बनाया जाए और थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाए। बेसिकली हम पहले बिल्कुल ग्राउंड पे थे, अब हम एक पूरा फ्लो बना रहे हैं, हम स्टेप अप कर रहे हैं कि भाई हम किस तरह एक फुल स्टैक एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। ऑब्वियसली अभी हम एपीआई डेटाबेस की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जितना हम फ्रंट एंड पे रहते हुए कर सकते हैं, डायनेमिक बिहेवियर अचीव कर सकते हैं, उतना हम ज़रूर करेंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये जो कार्ड का डेटा था ना, ये सर्विस जो थी, ये मैं फ्रंट एंड पे कहीं मैनेज नहीं कर रहा कि मैं यहीं पे हार्ड कोड 4 बार कार्ड को खुद ही लिखूं और उसके अंदर 4 बार डिफरेंट प्रॉप्स पास करूं। ये डेटा मुझे पीछे से मिल रहा है। पीछे से कहाँ से? बैकएंड से, डेटाबेस से, एपीआई की मदद से। ठीक है, बस समझ लें पीछे एक बैकएंड है जिसको मैं कॉल करता हूँ तो भाई डेटा दो, वो मुझे एक फॉर्मेट के अंदर डेटा दे देता है और इस पॉइंट पे वो फॉर्मेट क्या है? एक एरे है। मेक सेंस? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। तो बेसिकली आप समझे ये वो डेटा है। क्या है ये डेटा? जो कि मुझे एपीआई की मदद से मिला है और ये ईच इंडिविजुअल सर्विस या ईच इंडिविजुअल कार्ड का डेटा होल्ड करता है। ये मेरी पहली सर्विस है, ये पहला कार्ड है, ये मेरी दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो बेसिकली टेक्निकली 4 रिकॉर्ड मुझे मिल गए। क्या मिल गया भाई? 4 रिकॉर्ड मिल गए। और वो क्या है? ऑब्वियसली वो एक स्ट्रक्चर है कि भाई चारों में सेम की वैल्यू पेयर है, की जो है वो कलर, हेडिंग, पैराग्राफ आपको सब में मिलेगी। हाँ, जो की ऑप्शनल होगी वो किसी में मौजूद नहीं होगी और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे देख सकती हैं कि भाई लेट्स से लेट्स से यहाँ पे बीजी कलर 600 है तो यहाँ पे बीजी ब्लू 600 है, यहाँ पे क्योंकि ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी थी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे बीजी रेड 500 है। तो इस तरीके से अब आपका डायनेमिक डेटा आ रहा है कहाँ से? डेटाबेस से, एपीआई की मदद से। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है और अब आपको मेरी बात को समझना है। मैप के मैंने आपको 3 एट्रीब्यूट बताए थे। पहला क्या था? एरे के साथ काम करना है। किसके साथ? मेरे पास क्या है? अभी एरे है। पहली चीज सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चीज के सेम नेचर ऑफ वर्क करना है। तो मुझे क्या करना है? हर इस एक एलिमेंट या हर एक जो एंटिटी या रिकॉर्ड मेरे एरे के अंदर मौजूद है, हर एक के लिए मैंने कार्ड कंपोनेंट डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है? सेम नेचर ऑफ वर्क हो गया। ऐसे ही है। मैं नहीं चाहता मेरा जो एक्चुअल एरे है वो कॉम्प्रोमाइज हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं इसको आगे किसी और कंपोनेंट में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ये किसी किस्म से भी कॉम्प्रोमाइज हो। तो तीसरा एट्रीब्यूट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब मुझे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए? बोलो भाई, मैप का मेथड इस्तेमाल कर लूँ? ठीक है, तो बहुत आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसको मैं यहाँ पे कमिट आउट कर दूँ और एक बार खुद आप लोग के लिए लिख भी दूँ कि सबसे पहले मेरे पास क्या है? JSX। जब भी JSX के अंदर मैं डायनेमिक बिहेवियर अचीव करना चाह रहा हूँगा या कुछ या किसी कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये मैंने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स, फाइन, ठीक है। अब मुझे मेरा वेरिएबल चाहिए है जिसके अंदर रिकॉर्ड तमाम मौजूद है। वो क्या है? डेटा। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा। और डेटा क्या है? एक एरे। क्या है? एरे। एरे के ऊपर मैप कैसे इस्तेमाल करते हैं? टाइपस्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ, उसको पता है ये एक एरे है, बस मैंने यहाँ पे लगाना है डॉट और आप इंटेलिजेंस में देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मैप इन्फर हो जाएगा। उसको पता है कि एक एरे है और उसके ऊपर आप मैप का मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लगा दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैप क्या है? एक मेथड है, एक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इसको इन्वोक करना होता है। और इन्वोक कैसे करते हैं? राउंड ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है।
अब ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो वी ऑल नो हायर ऑर्डर फंक्शन से मुराद ये है कि इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे एक और फंक्शन पास करना होगा, तो वो मेरी मर्जी है, मैं एरो फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अभी इसका कोई मकसद नहीं है, एक एम्प्टी एरे मैंने बनाया हुआ है। मुझे पता है कि टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट डायनेमिकली इस एरो फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट पास कर देती है। क्या पास कर देती है? एलिमेंट हासिल कर लिया मैंने। बस अब तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे करना क्या है? मुझे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? अपना कार्ड कंपोनेंट। क्या रिटर्न करना है? कार्ड कंपोनेंट। मैं यहाँ पे कार्ड लिखता हूँ, थोड़ा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ, साफ सुथरा दिखेगा कार्ड। और ऐसे मुझे कार्ड पे एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर, ओके। मिल रहा है भाई, बताएगा कोई? कार्ड क्या एक्सपेक्ट करता है? प्रॉप्स एक्सपेक्ट करता है, हेडिंग एक्सपेक्ट करता है, पैराग्राफ एक्सपेक्ट करता है, कलर एक्सपेक्ट करता है। जिस तरह आप एक फंक्शन अगर इन्वोक कर रहे हैं जो कि कुछ पैरामीटर या आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है तो वो एरर देता है। सेम गोज फॉर दिस थिंग। हमेशा दो चीजों को कंपेयर किया करें, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन पड़ा है उसको और अपने इस रिएक्ट के कंपोनेंट को। देखने में कुछ अलग है लेकिन काफी सारी सिमिलरिटी है। अगर आप उस नॉलेज बेस के ऊपर इसको लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगेन जिस तरह वहां पे एरर मिलता है जब मैं आर्गुमेंट्स पास नहीं करता जो कि एक्सपेक्टेड होता है, सेम गोज फॉर योर रिएक्ट कंपोनेंट कि इट इज एक्सपेक्टिंग 3 प्रॉप्स जो कि मैं नहीं यहाँ पे पास कर रहा। देख लेते कौन कौन से। हाँ, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं। क्या मांग रहे हैं भाई? पहले क्या दो? पैराग्राफ दे देते हैं। अब पैराग्राफ क्या दूं? वी ऑल नो कि एलिमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली ऊपर जाऊं, फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ये एलिमेंट मिलेगा और ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी है पैराग्राफ, हेडिंग और कलर। तो ऑब्वियसली बस मुझे यही वहां पे पास करनी है डिट्टो से। यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हासिल करते हैं। एलएम आपका ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर्टी हासिल करनी है तो डॉट, इसके बाद पैराग्राफ। ये खूबसूरती है टाइप स्क्रिप्ट की। जस्ट लुक एट इट कि किस तरीके से मेरी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं इंटेलिजेंस की मदद से। एनीवेज आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे से इंटेंड कर लेते हैं ताकि नीचे आए। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? कलर्स। तो कलर पास कर देते हैं। अगेन मुझे जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल एक्सेस करना है तो मैं स्ट्रिंग हटाऊंगा, दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? lm डॉट स्मॉल केस के अंदर lm डॉट कलर। ठीक है, ये मेरा कलर भी आ गया। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी जो कि मेरा ये कंपोनेंट एक्सपेक्ट करता है, या आखिरी प्रॉप जो कि मेरा कंपोनेंट एक्सपेक्ट करता है वो क्या है? हेडिंग। तो हेडिंग पे आते हैं और अगेन कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा बिकॉज मैं एक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, lm डॉट हेडिंग। तो अब जब आइटरेशन चलेगी तो फर्स्ट टाइम lm के अंदर, सॉरी सही तो अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस। करेक्ट हेडिंग, ठीक है। एरर आ रहा है, एरर को हम समझेंगे। अभी आप समझे, बिल्कुल कोई एरर नहीं आ रहा और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझे। आपके पास ये डेटा के ऊपर मैप चला, lm फर्स्ट टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इस एलिमेंट को। ऐसा ही है, तो ये एलिमेंट का डेटा इस कार्ड कंपोनेंट में जाके लगा और फर्स्ट टाइम ये कार्ड रेंडर हो गया। मेक सेंस? ठीक है। अब फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हुई, इसके बाद सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट हुई और जैसे ही सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट हुई तो एलिमेंट का जो डेटा था वो कौन सा बन गया? मेरा यहाँ पे एरे का सेकेंड एलिमेंट। अब मेरे इस डेटा के साथ ये वाला कार्ड दूसरी बार रेंडर हो गया। ठीक है, सेम गोज फॉर तीसरी, चौथी, कब तक? जब तक मेरे एरे के एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, भले वो 4 हो या 400 हो, हर एक के ऊपर यही सेम नेचर ऑफ वर्क अप्लाई होगा और हर बार मेरा कार्ड कंपोनेंट उस डेटा के साथ रिकॉर्ड के रेंडर होगा। मेक सेंस? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि यार सब तो कर दिया, अब क्यों एरर आ रहा है? अब तो चल जाए। एरर खुद बता रहा है कि भाई एरर क्या है। क्या बोल रहा है ये? जरा पढ़े गौर से, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। कंट्रोल V। हाँ, जरा
अकबर भाई पढ़ना। Missing key prop for element in हाँ आप पढ़ो। ठीक है, मिसिंग की प्रॉप फॉर एलिमेंट इन आइट्रेटर। अब की प्रॉप कहाँ से आ गया? ये कार्ड के अंदर मैं कहीं की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है भाई? तो फिर ये कहाँ से मुझसे की मांग रहे हैं और ये क्यों मांग रहे हैं? मकसद क्या है, वजह क्या है, क्यों मांग रहे हैं? दिस इज वेयर थोड़ी सी डिफरेंट नॉलेज केम इनटू द पिक्चर। जब भी आप किसी भी एरे के ऊपर मैप का मेथड चलाएंगे, क्या चलाएंगे? मैप का। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, एक बार समझ लें, अगली बार 100 बार भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे, यही सेम नेचर ऑफ वर्क आप अप्लाई कर रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़, जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं और आप कंपोनेंट रेंडर करवा रहे हैं। कंपोनेंट क्या होता है? आपकी HTML और टाइपस्क्रिप्ट का मिक्सचर, ठीक है। पहली चीज, जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आप JSX के अंदर काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप उस एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं। अभी मैं मैप यूज कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली मैं आइट्रेट ही कर रहा हूँ। मैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, फिर सेकंड को कर रहा हूँ, फिर थर्ड को कर रहा हूँ। कब तक कर रहा हूँ? जब तक एरे के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। तो ये आइट्रेशन ही है। मेक सेंस? ठीक है, कि मैप का होना लाजमी नहीं है, एरे का होना लाजमी है, एरे के ऊपर आइट्रेट होना लाजमी है, और आप टेक्निकली रिटर्न कर रहे हो एक कंपोनेंट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एरे का होना लाजमी है, एरे मौजूद है, एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ। अब वो मैप हो सकता है, फॉर हो सकता है, फॉर इन हो सकता है, फॉर आउट हो सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तीसरी चीज जो है वो मैं एक JSX का कंपोनेंट रिटर्न कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये तीनों चीजें कर रहे होंगे तब आपको हमेशा ये एरर मिलेगा, और ये एरर बहुत सिंपल सा है। ये बोलता है कि यार जो भी कंपोनेंट आप रेंडर कराना चाह रहे हो ना हर आइट्रेशन के अंदर, भले आपका कंपोनेंट ये वाला प्रॉप एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्ट बोलता है मेरे लिए ये की का प्रॉप आप अपने कंपोनेंट को पास करें ही करें। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर मैं आपके कंपोनेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा। मेक सेंस? अभी तक जो मैं डेटा दे रहा हूं, हो सकता है 2 कार्ड का सेम पैराग्राफ हो, रिएक्ट तो उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता ना भाई। हो सकता है 2 की हेडिंग भी सेम हो सकती है, हो सकता है 2 का कलर भी सेम हो सकता है। इसलिए ये रिएक्ट की प्रीरिक्विजिट है कि जब भी आप एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहे हो और हर आइट्रेशन के अंदर आप कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हो, तो कंपोनेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे की नाम का एक प्रॉप आप पास करेंगे ही करेंगे। और बस अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अब आप भले 100 बार भी ये काम कर रहे हो, ये काम करने के भाई जितने भी प्रॉप एक्सपेक्टेड थे वो तो पास करने ही करने हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट रिएक्ट की ख्वाहिश पूरी करनी है कि यार एक की नाम का प्रॉप भी पास कर दो, वो मेरे लिए है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको इस्तेमाल करूंगा किस चीज़ के लिए? ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सही है, हम उसके अंदर जाएंगे, उसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि की का प्रॉप आपने पास करना है। अब मैं इसमें की का प्रॉप पास कर देता हूँ। अब इस की वैल्यू क्या दूंगा भाई? सवाल यहाँ पे आता है कि हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हो सकता है मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस को 2 बार मेंशन कर दूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बहुत ही बेसिक प्लान दे रहा हूँ, और हो सकता है मैं उसी का कुछ एडवांस प्लान भी दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग तो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो यूनिक नहीं है, वो 2 की सेम हो सकती है। सेम गोज फॉर कलर, हो सकता है मैं 2 कार्ड को सेम कलर दे दूँ भाई, इट्स ऑल अप टू मी, मैं दे सकता हूँ। सेम गोज फॉर पैराग्राफ, 2 कार्ड का डेटा भी सेम हो सकता है, इसमें कोई यूनिक चीज़ नहीं है। तो कैसे यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ पास करें? कौन बताएगा भाई? सबसे फजूल अप्रोच है इंडेक्स पास करना। सही, सबसे फजूल अप्रोच है इंडेक्स पास करना। क्यों? क्योंकि आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये प्रोग्रामिंग की नेचर है, वो आपके एलिमेंट्स को बिहाइंड द सीन इंडेक्स दे रहा होता है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि आप कौन से। कभी आप खुद अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि यार 0 पे एलिमेंट है लेकिन इसको मैं 5 इंडेक्स देना चाहता हूँ, दे सकते हैं? नहीं दे सकते, उसको 0 ही मिलेगा।
सेकंड वाले को 1 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, वो पूरा सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इंडेक्स आप कभी भी की वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपको डेटाबेस से या बैकएंड से डेटा मिल रहा होता है, क्या मिल रहा होता है, डेटा, तो हमेशा हर रिकॉर्ड के साथ एक यूनिक प्रॉपर्टी अटैच होती है और उसको हम बोलते हैं उसकी आईडी। क्या बोलते हैं, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये आपको बनी बनाई पीछे से यूनिक मिल रही होगी, सही है। इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कभी 2 रिकॉर्ड की मतलब ये आईडी सेम हो जाए। ये यूनिवर्सल यूनिक होती है, इसको हम यूयूआईडी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम स्टैम्प बेस होती है। टाइम स्टैम्प बेस से मुराद क्या है कि भाई जो आज का सेकंड गुजर गया, क्या ये दोबारा कभी आएगा, कभी भी आएगा, 2 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद। आज का जो वक्त है दोबारा आ सकता है, नहीं। तो यूजुअली जो आपके डेटाबेसेस होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं आपका MongoDB लेके चला करो, तो MongoDB एक डेटाबेस है जो कि आईडी खुद जनरेट करता है हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट। उस आईडी पे आपका कंट्रोल नहीं होता और ना ही आपको उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही उसको मैनेज कर रहा होता है। जो भी नया रिकॉर्ड बनता है वो उसको खुद ही एक यूनिक आईडी दे देता है। तो अभी हम इतना डिफिकल्ट नहीं कर रहे, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आईडी को पहले को 1 दे देते हैं, दूसरे को आईडी 2 दे देते हैं, तीसरे को आईडी 3 दे देते हैं और सेम गोस फॉर। अभी आप समझिए आपको पीछे से डेटा मिल गया, ठीक है। तो आपको बनी बनाई मिलेगी, आपने बस इसको एज अ की इस्तेमाल कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आखिर में अपनी हेडिंग के अंदर भी आईडी 4 इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे एक यूनिक आईडी भाई, बस अब कुछ नहीं करना, नीचे आए, अपनी की वैल्यू के तौर के ऊपर ऑब्वियसली एलएम इज एन ऑब्जेक्ट, लिखेंगे एलएम और डॉट आईडी, एरर गॉन। तो इस तरीके से आपका एरर चला गया। अब आपके तमाम मामला, दिक्कत, समस्याएं, प्रॉब्लम और परेशानी सॉल्व हो चुकी हैं। और अब अगर मैं इस अपनी प्रोजेक्ट को चलाऊं तो इसको वर्क करना चाहिए है। इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से जाके अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और इस ब्राउज़र पेस्ट करते हैं। आ गया, ठीक है। अब मकसद क्या था, मुझे क्या फ़ायदा हुआ एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ये एरे को इस्तेमाल ना कर रहा होता, ठीक है, एरे को भी आप समझे बैकएंड से डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से। मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, मुझे बैकएंड से डेटा मिल रहा है। अगर मैं ये चीज़ इस्तेमाल ना कर रहा होता और लेट्स से मुझे कंपनी का ऑनर आके बोलता कि यार हम एक और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या फिर लेट्स से एआई चैट बॉट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं दोबारा कोड के अंदर जाता, सही है, एक और कार्ड कॉपी करता, नया कार्ड पेस्ट करता, कंटेंट जो राइटर था उससे कंटेंट लेता, वो कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करता, तमाम चीज़ें फ्रंट एंड इंजीनियर मुझे करनी पड़ती। ऐसे ही मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर, ये भी आप समझे मेरा क्या है, डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड होगा, ठीक है। उसकी नई आईडी जनरेट होगी, उसकी नई हेडिंग जनरेट होगी। ये कौन कर रहा है, ये डेटाबेस का बंदा कर रहा है या बैकएंड का बंदा कर रहा है। एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे एक नया कलर आ जाएगा, लेट्स से कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ग्रे ले लेते हैं 300, ठीक है। और उससे इसका पैराग्राफ ऐड कर दिया मैंने। भले आपको मैं करता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको समझाना ही जा रहा हूँ। ये चीज़ बैकएंड पे हुई है, डेटाबेस लेवल पे हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो रिकॉर्ड ऐड करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर मैंने कुछ किया। अब भले 1 रिकॉर्ड हो या 100 रिकॉर्ड हो, मैंने अपनी 1 टाइम एफर्ट एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर डाल दी। कैसे, इस डायनेमिक बिहेवियर की मदद से। अब ये रिकॉर्ड 1 हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनर आके बोलता है यार अब हम ग्राफिक डिज़ाइनर
कि सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो हमने हटानी है। तो अगर मैंने डायनेमिकली नहीं किया होता, स्टैटिक किया होता, तो ऑब्वियसली मैं कोड में जाता, अपना वो वाला कंपोनेंट रिमूव करता, फिर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता। लेकिन अब लेट्स से करने वाले ने बोला कि यार, ऑनर ने बोला है डेटाबेस लेवल के ऊपर या एपीआई लेवल के ऊपर, ऑनर ने बोला है ये वाली सर्विस डिलीट कर दो, उसने कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा, क्योंकि मैं तो डेटा कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे तो डेटा मिल रहा है, वो वाला कार्ड चला गया, वो सर्विस गॉन। मेक सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हैं? जी सवाल। सॉरी नहीं, ये समझाने के लिए था। ऑब्वियसली आपको बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग मिलता है। अगर मैं आपको मोंगोडीबी की आईडी दिखाना चाहूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ बहुत सारे डेटाबेस का पोस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, उसने मैंने 1 2 3 पास कर दिया, वरना आपको यूनिक आईडी मिलती है। तो एलएम, मेरे प्यारे दोस्त, ये डेटा क्या है जो डेटाबेस से आया है, ठीक है। इसके अंदर ये आईडी पहली मुझे मिली भी आएगी, ऐसी है। इसको मैंने फिलहाल का इस्तेमाल नहीं करना, मैंने इसको अपने रिएक्ट के लिए इस्तेमाल करना है। रिएक्ट को चाहिए कोई ऐसी एंटिटी पास करो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो, और इस पूरे रिकॉर्ड्स के अंदर जो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, मैं एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट हो सकता हूँ कि वो हमेशा यूनिक होगी ही होगी। और वो क्या होगी? वो आपके डेटाबेस के रिकॉर्ड की आईडी होगी। मैं हेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो यूज़र प्रोवाइड कर रहा होगा, वो दो को सेम दे सकता है, लेकिन आईडी का मैकेनिज्म किसी यूज़र के कंट्रोल में नहीं होता, वो बिहाइंड द सीन एक टेक्निकल मैकेनिज्म है जो कि आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर कंट्रोल हो रहा होता है। क्लियर? यस माय ब्रदर। नो 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 नो, इंडेक्स में आपको समझाता हूं कि इंडेक्स क्यों यूनिक नहीं होता। इंडेक्स एलिमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने बुरा डेवलपर बनना है तो गो विद इंडेक्स, मुझे कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू अ वेरी वेरी गुड रिएक्ट इंजीनियर, देन मेरी बातों को समझिएगा। अभी आपको हो सकता है समझ नहीं आए, हो सकता है आप लोग को कदर नहीं आए, लेकिन ट्रस्ट मी, आफ्टर 1 ईयर आप बोलेंगे कि यहाँ से जो आपको नॉलेज दी गई थी वो नेक्स्ट लेवल थी। अब भले वो पीछे की जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो या आगे की, क्यों? क्योंकि हमें बताई गई थी, हमें बड़ा फायदा हुआ। एनीवेज, आपका सवाल था कि भाई इंडेक्स यूनिकली आइडेंटिफाई क्यों नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज का टाइम, आज का दिन किसी तरीके से डिलीट कर दिया, क्या कल ये टाइम आएगा? क्या परसों ये टाइम आएगा? हालांकि मैं तो डिलीट कर दिया भाई, इसकी अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये वाला टाइम क्यों नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि टाइम आगे बढ़ेगा। टाइम ये नहीं देखा कि यार 21 तारीख को मैं सोया रहा था, तो क्यों ना 2 दिन बाद दोबारा 21 ले आऊँ, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेट्स एक्सपीरियंस 21 तारीख दोबारा, क्योंकि आपने वो सोते हुए गुजार दी थी। ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है? सेम गोज फॉर आईडीज। आईडीज के रिकॉर्ड बनते रहते हैं और ग्लोबली, यूनिवर्सली हर एलिमेंट को एक यूनिक आईडी मिलती है। डजंट मैटर वो डिलीट हो, वो अपडेट हो, वो बचे ही ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका मकसद बता दिया है। उसके बिहाइंड द सीन टाइम स्टैम्प्स यूज हो रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं, लेकिन एक चीज़ टाइम स्टैम्प्स यूज हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आज का गुजरा हुआ वक्त कल दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, मेरा इंडेक्स है 0 1 2 3। 0 पे एक एलिमेंट है, 1 पे एक एलिमेंट है, 2 पे एक एलिमेंट है, 3 पे एक एलिमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं? मैंने जो एलिमेंट 0 पे मौजूद था उसको शिफ्ट कर दिया या अनशिफ्ट कर दिया, जिससे भी आप रिमूव करते हैं, वो कर दिया, तो होगा क्या? क्या 0 डिलीट हो जाएगा? नहीं, जो फर्स्ट पे था उसको 0 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? सेम गोज फॉर, अगर लास्ट पे मैंने एक नया एलिमेंट इस्तेमाल कर लिया तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपका इंडेक्स कभी यूनिकली आइडेंटिफाई हो ही नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? सॉरी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपका, वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने 0 1 2 3 एलिमेंट थे, 0 से एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो क्या 0 का स्पेस खाली रहेगा? नहीं, जो फर्स्ट था वो अपना सीक्वेंस पीछे ले जाएगा और वो अब 0 पे आ जाएगा और 1 2 3। तो ये चीज़ें आगे मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। जब मैं रिकॉन्सिलेशन के ऊपर आऊँगा, डिफरिंग एल्गोरिथम के ऊपर आऊँगा, तब ये चीज़ बड़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया, आई होप अब आपको चीज़ें और क्लियर हुई होंगी।
लेकिन और डेफिनेशन ये कोई और चीज़ में लेके आ ही नहीं सकता, इसलिए आपको समझने पे वन टाइम एफर्ट थी और मुझे समझाने पे वन टाइम एफर्ट थी। अब इसको आप भले एक बार इस्तेमाल करें या 100-200 बार इस्तेमाल करें, इसने ऐसे ही चलना है, इसकी यही सीक्वेंस है और यही फ्लो ये फॉलो करता है। मेक सेंस? 3 मिनट का ब्रेक है, इसको ज़रा डाइजेस्ट करें, सामने वाले को समझाएं अगर समझ नहीं आ रहा, वरना खुद तसल्ली से इसको देखें और हम फिर अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं जो कि है, बताता हूँ। आप वाले से अभी डिस्कशन कर सकते हैं, मैं बस गो थ्रू करवा रहा हूँ उसको, अगर कहीं मिस्टेक है तो आप साथ साथ बताते रहें अपने तौर पर। ये कंपोनेंट है, ऑब्वियसली मुझे इसे डायनेमिक बनाना था। जब इसे डायनेमिक बनाना था तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉप्स मुझे चाहिए थे, एक्सपेक्टेड थे इस कंपोनेंट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर लिए, उसको टाइप दे दी ताकि मुझे अच्छी इंटेलिजेंस मिल जाए। टाइप हमेशा कुछ रूल ऑफ थंब ले लिया, अगर इस तरह आपको बताता हूँ बुक पढ़ते हैं तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ते, ठीक है, आप बड़े की पॉइंट्स कैप्चर करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर पूरा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इसका जिस्ट क्या है, सही स्कोर क्या है। तो सेम गोज़ फॉर, अगर मैं कोई चीज़ें बताता हूँ तो हाईलाइट किया करें मेरे अल्फाज को कि यार ये मेन चीज़ बताइए, इसको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हज़ारों लाखों अल्फाज बोलता हूँ, हर चीज़ आप जहन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ना ही आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटरफेस की मदद से एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भी ऑब्जेक्ट, हेडिंग मैंने बताई है, आप उसको H1 बोल दें, पैराग्राफ को पैरा बोल दें, या आपके पास अगर 1000 या 500 और प्रॉपर्टीज़ हैं या प्रॉप्स हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर है पूरा। फिर ऑब्वियसली उस प्रॉप्स में से मैंने अपनी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ जहाँ भी इस्तेमाल में करना चाहता था वहाँ पे मैंने कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स दैट सिंपल। इसके बाद मैं अपने एक्चुअल डेटा के ऊपर आता हूँ जो कि मुझे API से मिल रहा है, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, दिखाने के लिए ऑब्वियसली अभी हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपके लिए आप अज्यूम करें कि मुझे कहीं से मिल रहा है। ये डेटा मुझे मिला और इस डेटा के अगेंस्ट मुझे ये कार्ड, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कंपोनेंट ये रेंडर कराना था हर एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट। तो बस उसके लिए मैं मैप के साथ गया, क्योंकि मैप के लिए मैंने आपको बताया था एरे होना लाजमी है, मेरे पास मौजूद है, हर एलिमेंट के अगेंस्ट सेम नेचर ऑफ वर्क कराना है, बिल्कुल मैंने कार्ड रेंडर कराने हर एक के लिए, तो मैं भी हो गया। तीसरी चीज़, मेरा एक्चुअल एरे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ट्वीट नहीं होना चाहिए, म्यूटेट नहीं होना चाहिए, जो मैं चाहता था उसके लिए भी मैप परफेक्ट फिट है, तो मैंने उसी को लिया और मैप के साथ मैं यहाँ पे अपना काम कर गया। जितने भी एलिमेंट होंगे मैं उन एलिमेंट को लेता रहा और अपने कार्ड के कंपोनेंट को इस्तेमाल करता रहा, प्रॉप्स की मदद से अपने कार्ड की वो वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पास करता रहा और फाइनली की मेरे लिए नहीं है, बस आपने एक बार इसको समझ लेना है, आगे आप जब भी इस्तेमाल करेंगे यही तरीका है कि अपनी यूनिक रिकॉर्ड की यूनिक प्रॉपर्टी को की के अंदर पास कर दीजिएगा, वरना रिएक्ट आपको एरर देगा, ठीक है, ये एरर आपको देगा। एरर दिखा देता हूँ, एरर आपको क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे आता हूँ, कोई एरर दिख रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि भाई रिमूविंग, फास्ट रिफ्रेश और ये तमाम चीज़ें, कहीं एरर नहीं मिल रहा। लेकिन अगर लेट से इसको भी ID 1 मिली हुई है, मैं एक और एलिमेंट को भी ID 1 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, दो अपने रिकॉर्ड्स को सेम ID दे दी, मैं सेव करता हूँ, एरर अभी नहीं आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो मैं कर रहा हूँ उसको भूल जाए, मैं बस आपको एक एरर दिखाना चाहता हूँ ताकि जब भी वो एरर आए आपके जहन में घंटी बजे और आप बोलें कि यार मैं तो गलती कर रहा हूँ। एरर नहीं दे रहा गाइस, मेरे ख्याल से इसने हार्ड रिलोड करते हैं या हार्ड रिलोड करते हैं एक बार। चले गूगल से आपको एरर दिखा देता हूँ कि भाई रिएक्ट सेम की एरर। एरर दिखाना बहुत लाजमी होता है ताकि आपको एरर्स पता चले एरर क्या होता है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, प्रोफाइल यूजर देखिए, हाँ ये एरर आता है भाई।
कीज शुड बी यूनिक। ठीक है, अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, कैश का मसला है कोई भी, लेकिन अगर आप अपने कंसोल पे जाएं और आपको रेड कलर का कोई एरर शो हो रहा हो और आपके सामने आ रहा हो कि भाई की शुड बी यूनिक, तो आपके जहन में हमेशा ये चीज़ आनी चाहिए। ये क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अभी जो ये डेटा है वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इसलिए आप अभी इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। ठीक है, लेकिन लेट से जो हम अज्यूम करा रहे हैं आपको वाकई ये चीज़ हो गई कि पीछे से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आप तो परेशान हो जाएंगे यार ये एरर कैसे आ रहा है। तो जब भी ये एरर आए तो फिर आप अपने बैक एंड इंजीनियर या फिर जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास जाएंगे कि कुछ ऐसा हुआ है कि 2 रिकॉर्ड की आईडी सेम हो गई है। ऐसा होगा नहीं, सही, वंस इन अ ब्लू मून, कभी अरसे दराज में होगा, लेकिन अगर कभी हुआ तो आपको पता हो कि इसका मकसद क्या था कि 2 रिकॉर्ड्स की आईडी, कौन सी आईडी जो आपने की प्रॉप के अगेंस्ट पास की थी, अगर वो सेम हो गई है दो, तो आपको रिएक्ट एरर थ्रो करेगा कि भाई ये की शुड बी यूनिक। और इसका मकसद यही है कि जो आपने की के अगेंस्ट वैल्यूज पास की है वो कहीं पे 2 सेम हो गई है और आपको इंस्पेक्ट करने में, डिबग करने में आसानी हो जाए। मेक सेंस? कूल। एनीवेज, अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। क्या होगा भाई, एनी गेस? रिएक्ट इसके बगैर रिएक्ट नहीं है। ठीक है, रिएक्ट इट्स ऑल अबाउट हुक्स। नेक्स्ट जेएस ने आके इसको थोड़ा डिच करा दिया, उसने बोला इसके बगैर भी काम चल सकता है। सेम गोज फॉर रिएक्ट, रिएक्ट भी अब ज़्यादा अपडेट हो गई है। लेकिन वैसे जब इनिशियली रिएक्ट आई थी मेरे प्यारे दोस्तों, तब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हुक्स का था, जो रिएक्ट को स्टैंड आउट करती थी। अब हुक्स क्या है? हुक्स कुछ नहीं है, आपके रियूजेबल फंक्शंस हैं। क्या है? एक है रियूजेबल यूआई, वो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी कार्ड बनाया था ना ये। लेकिन अगर आपकी कोई रियूजेबल फंक्शनैलिटी है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये सेट ऑफ फंक्शनैलिटी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो आप उस चीज़ को कैसे रियूजेबल बनाएंगे? हुक्स की मदद से। मेक सेंस? हुक्स। अब यहाँ पे रिएक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं, मतलब आप खुद भी हुक्स बना सकते हैं। और दूसरा, रिएक्ट आपको बने बनाए हुक्स भी प्रोवाइड करता है, जिनमें से हर एक हुक का एक स्पेसिफिक यूज़ केस है। अगर आपको वो यूज़ केस चाहिए तो ऑब्वियसली आप उसको रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। मेक सेंस? ऑल गुड? ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह यूआई आपने रियूजेबल बनानी है कंपोनेंट की मदद से, इसी तरीके से अगर आप एक फंक्शनैलिटी को बार बार दोहरा रहे हैं तो रिएक्ट के इकोसिस्टम में मेक श्योर कि आप उसको हुक से रिप्लेस करें। ठीक है, हुक की 2 टाइप होती हैं, एक कस्टम और एक प्री बिल्ट, जो कि आपको रिएक्ट बने बनाए देता है। कस्टम की तरफ हम बाद में आएंगे जब हम इतने टेक्निकली साउंड हो जाएंगे कि हम रियूजेबल हुक्स बना सकें, लेकिन अभी हम रिएक्ट के बने बनाए जो हुक्स हैं उनकी तरफ आते हैं, जिनमें से अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं क्या होगा, लिस्ट बताऊं तो आपके पास बहुत सारे हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बस आप लोग के लिए। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपके पास यूज स्टेट है, आपके पास यूज इफेक्ट है, आपके पास यूज रेफ है, रेफ मीन्स रेफरेंस, आपके पास यूज मेमो है, आपके पास यूज कॉलबैक है, इसके अलावा यूज लेआउट है, यूज ट्रांजिशन है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, हर एक मुझे भी नहीं पता, जब उस स्पेसिफिक सिनेरियो में फंसते हैं तो गूगल कर लेते हैं कि भाई ऐसा कोई बुक मौजूद है, वो बताता है मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना खुद अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो जहन में डेटा इस नोयत का स्टोर करने की कतई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको जहन में बैठाएं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आपके पास है यूजर स्टेट, और इसी को हम अभी देखने जा रहे हैं। बस खत्म कर देते हैं, डाटा वायरल करते हैं इसको। अब हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं।
ठीक है, अभी जो बना लिया। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक और पेज बना लेते हैं जिसको मैं बोलता हूँ लेट्स से स्टेट, और वहाँ पे स्टेट का काम करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं एक पेज और बना लेता हूँ। कैसे पेज बनाते हैं भाई? अगर मुझे स्टेट नाम का एक पेज बनाना है, मैं बताऊँगा, रुको मैं बंदा बताऊँ। आप मेरे प्यारे भाई येलो शर्ट में हैं, आपके पीछे जो है कैप है, हाँ बिल्कुल। यार मुझे एक स्टेट नाम का पेज चाहिए, मैं कैसे ये चीज़ अचीव करूँ? कहाँ पे फाइल बनाऊँगा? ऐप के अंदर क्या बनाऊँ? कंपोनेंट में पेज बन जाएगा स्टेट नाम का? कौन कौन बोलता है बन जाएगा? कौन कौन बोलता है ऐप के अंदर ही पेज बनेगा? अच्छा, बीच वाले कहाँ बोल रहे हैं? इनके सिस्टम पे बनेगा, मेरे सिस्टम पे बनेगा ही नहीं। अच्छा बताएं, कौन कौन बोलते हैं ऐप में ही पेज बनता है? कौन कौन बोलता है कंपोनेंट में भी पेज बन जाता है, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर? नहीं बनता मेरे प्यारे दोस्तों। कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन उस पेज का नाम कंपोनेंट बन जाएगा। आपने कंपोनेंट्स के अंदर अपने कंपोनेंट्स स्टोर करना है, सो ऑब्वियसली हाँ खैर एनीवेज आप चलेंगे सही। ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, ऐप के अंदर बना लूँ मेरे कहने पे, सही। उसका नाम क्या दूँगा? मुझे स्टेट चाहिए, क्या नाम दूँगा? चलो मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ स्टेट, ठीक है। पेज बन गया, चलो भाई बोल रहे हैं बन गया। भाई ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, कोई टेंशन ही नहीं दी। अब यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ भाई स्टेट, क्या आएगा? 404। हाँ अब बताओ आगे, अब क्या करूँ? किस नाम की फाइल बनेगी? main.tsx, page.tsx, page.tsx। अब चल जाएगा? अभी भी नहीं आ रहा, क्यों? पेज में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? अब बेसिकली एक इन्फिनिट लोडर चलने लग जाएगा, स्टक हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ जल्दी से, और इसको मैं बोल देता हूँ स्टेट पेज। ऑल गुड? और यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई स्टेट। अब सब सेट है, ऑल गुड। अब चलेगा आपका नाम अहमद। अहमद के लिए तालियां भाई, थैंक यू सो मच अहमद। बैठ सकते हैं आप। आगे स्टेट लिखा हुआ, अब इसको मैं बड़ा कर चुका हूँ। डाउनलोड हिस्ट्री में नहीं जाना मेरे प्यारे दोस्त, इसको खोलना है और इसको बंद करना है। दिख रहा है आप सबको? ऑल गुड, ठीक है। तो फाइनली हमने एक नया पेज बना लिया है। अब हम जो भी स्टेट के अराउंड करने जा रहे हैं वो यहाँ पे स्टेट। ज़रा इमरान भाई बताइएगा स्टेट क्या है रिएक्ट के अंदर और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, या जो भी आपको चुनिंदा पाए। जो यूज स्टेट है ये रिएक्ट का जो है मेथड है, जिसको इस्तेमाल करके जो है हम ऐसे डायनेमिकली चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करके जो है ना इसको अचीव करते हैं। और इसके अंदर जो है 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सही। तो इसका जो लिखने का तरीका है एक सिंटैक्स है। जैसे हम मैथ में वो फार्मूला याद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। और वो सिंटैक्स जो है आपको वेरिएबल बनाते हुए जो है स्टेट लिखना है और सेट स्टेट लिखना है, और फिर उसके बाद यूज स्टेट करके जो भी आप इनिशियल वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो उसके अंदर आप डाल दें। और फिर जैसे ही उस कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे आप आगे, तो वो जो है वैल्यू आगे जो है सेट वेरिएबल जो भी बनाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, वैल्यू रेंडर हो जाएगी। तो ये आमतौर पे इसलिए किया जाता है कि जब आपको एक वैल्यू बार बार चेंज करनी हो, सही, तो उसके लिए जो है ये यूज स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, सही है, बेहतरीन हो गया। तो ये थी आपकी स्टेट, ठीक है। अब स्टेट का असल मकसद समझते हैं। स्टेट आप कब इस्तेमाल करेंगे, और भी इस्तेमाल आएंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी मैं आपको पहला इस्तेमाल बता रहा हूँ, ये आपने जहन में हमेशा रखना है, ठीक है। जब भी आप किसी एक्शन, किसी इवेंट या किसी किस्म की भी कैलकुलेशन के अगेंस्ट अपनी UI अपडेट करना चाहते हैं, किसी एक्शन, किसी इवेंट
किसी किस्म की भी कैलकुलेशन के अगेंस्ट, मकसद कि जब भी वो परफॉर्म हो जाए, कोई एक्शन का मैं इंतजार कर रहा था वो हो गया, किसी इवेंट का इंतजार कर रहा था वो हो गया, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था वो हो गई, और अब मैं उसकी बेसिस के ऊपर यूआई पे कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, तब एक ही मेरे पास तरीका है, वो है स्टेट का इस्तेमाल। और स्टेट का इस्तेमाल आप यूज स्टेट के हुक की मदद से कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल, कंसाइज, इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन कि जब भी रिएक्ट के इकोसिस्टम के अंदर यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट कोर या वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। यू कैन अचीव बट देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव टू पुट और मेक, ठीक है। लेकिन रिएक्ट आपको बना बनाया कॉन्सेप्ट देता है हुक्स का। स्पेसिफिकली मैं अभी आपको बता रहा हूँ यूज स्टेट हुक कब इस्तेमाल करना है, कब जहन में घंटी बजनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल किया जाए, जब आप किसी इवेंट, किसी एक्शन या किसी किस्म की कैलकुलेशन के अगेंस्ट अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं। दैट्स इट, मेक सेंस। अब प्रीरिक्विजिट क्या आ गई कि भाई एक्शन आने चाहिए हमें करना, इवेंट्स आने चाहिए परफॉर्म करना, कैलकुलेशन परफॉर्म करना आनी चाहिए। तो पहली प्रीरिक्विजिट पढ़ते हैं, उसके बाद स्टेट के पढ़ाएंगे। प्रीरिक्विजिट क्या है? इवेंट को हैंडल करना, इवेंट को लिसन करना और इवेंट्स डिस्पैच करना, ठीक है, मेक सेंस। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इवेंट हैंडलर। क्या आता है कि भाई कोई इवेंट हुआ है, मुझे उसे हैंडल करना है। पहले कनेक्ट करें कि मैं यूज स्टेट के लिए इवेंट हैंडलर क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी एक्शन, किसी इवेंट, किसी कैलकुलेशन के अगेंस्ट अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं, तब आप यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली एक्शन, कैलकुलेशन, इवेंट ऑकर होगा तभी तो यूज स्टेट का काम आएगा। तो पहला पॉइंट क्या चीज़ है पढ़ना? इवेंट हैंडल करना और इवेंट डिस्पैच करना। मेक सेंस? ठीक है, सही है। क्या बना लेता हूँ? कंपोनेंट। या कंपोनेंट नहीं भी बनाता, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ इसी पेज के अंदर। सही, सिंपल रखते हैं। आपको पता है कंपोनेंट कब बनाना है आप लोगों को, मैं इसको सिंपल रखता हूँ। मैं यहाँ पे आगे छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से H1 इवेंट हैंडलर या हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट आपके जहन में अभी क्या क्या आ रहा है? मतलब एक वेबसाइट पे रहते हुए क्या इवेंट्स हो सकते हैं? एनीवन? हाँ, बटन को क्लिक करना इवेंट है, बिल्कुल एक इवेंट ऑकर हुआ है भाई, एक्शन परफॉर्म हुआ है, इट्स एन इवेंट, ठीक है। स्क्रॉल करना इवेंट है, यस इट्स एन इवेंट कि भाई मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। माउस को इधर उधर मूव करना क्या इवेंट है? टेक्निकल इवेंट है। मतलब रियल लाइफ से सीखे ना कि भाई अगर मैं ये चीज़ ये भी कर रहा हूँ तो मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, एक इवेंट फायर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ इट्स एन इवेंट, मैं अपनी आई ब्लिंक कर रहा हूँ इट्स एन इवेंट। ये तमाम चीज़ें एक्शन और इवेंट है। सेम गोज फॉर आपकी वेबसाइट या आपके ब्राउजर पर रहते हुए छोटी छोटी एक्टिविटीज़, भले वो आपके स्क्रॉल का यहाँ से यहाँ करना हो, ये भी एक इवेंट होता है। मकसद क्या है कि अभी तक हम इसको लिसन नहीं कर रहे कि भाई आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। When we start listening these events, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप देखेंगे और आपको वाकई स्कोप पता चलेगा कि फ्रंट एंड इंजीनियर क्या क्या कर सकता है। मेक सेंस? तो बस अभी आप जहन में ये रखें कि आपकी एक छोटी छोटी एक्टिविटी भी एक एक्चुअल इवेंट है। जिस तरह आपको बताया मैंने, कर्सर यहाँ से अगर ये भी किया है ना, बिल्कुल पिंच का, बिल्कुल नैनो सेंटीमीटर या मीटर का छोटा सा भी अगर मैंने कर्सर इधर से इधर किया, ये भी एक्चुअली एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, एक इवेंट है और मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ। अभी मैं कर देगा वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मेक सेंस? तो हम थोड़े ऊपर ऊपर के इवेंट लेके चलते हैं। लेट्स से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है क्लिक करना। मेक सेंस? तो सबसे बेसिक एलिमेंट HTML का कौन सा जो आप क्लिक करते हैं? बटन। बटन है ना भाई जिसको आप क्लिक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बटन, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक छोटा सा, ताकि यूआई पे कुछ तो डिस्प्ले हो। लॉरेम इस्तेमाल कर लेते हैं, लॉरेम 20।
ठीक है, आपके पास लॉरम आ गया है। और अब मैं नीचे एक बटन बना लेता हूँ और कुछ नहीं लिखता, सिंपल लिखता हूँ बटन क्लिक। सही है, थोड़ा सा आ गया सब कुछ मेरे दोस्तों। ठीक है, स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो आपको एक बटन भी शो हो रहा है। आई गेस टेक्स्ट हटा देता हूँ वरना फिर पीछे वाले को देखने में मसला होगा। लेट्स स्टिक टू अ बटन, तो मैं बस इतना रखता हूँ। आगे सब सही है कि आपका हेडिंग आ गई और आपके पास एक बटन आ गया। बटन ऑब्वियसली बटन जैसा दिख नहीं रहा क्योंकि वी ऑल नो वी आर यूजिंग टेलविंड, जो कि आपकी तमाम डिफॉल्ट स्टाइलिंग को टाटा बाय बाय करता था, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी पर्पसेस मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ही देता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है स्टाइल करने में। बटन को मैं कलर दूंगा बीजी रेड। टेक्स्ट में देता हूँ, टेक्स्ट वाइट दे देता हूँ और थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ। तो अच्छी चीज़ है यार, टेलविंड मज़ा आता है, आई लाइक इट। राउंडेड भी कर देता हूँ, राउंडेड भी कर, राउंडेड। जबरदस्त, ठीक है भाई, आ गया बटन, दिख रहा है कर्सर? हाँ कर्सर भी आ गया, बेहतरीन, जबरदस्त, हमारा बटन बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, सही है, क्लिक करूँ, इवेंट फायर हो रहा है मेरे दोस्तों। इस पर कोई सेकंड राय नहीं है, दो राय नहीं, इवेंट फायर हो रहा है। मेरा मकसद है कि मैं इसको भी लिसन नहीं कर रहा, वो चीज़ एक लैग कर रही है, लेकिन इवेंट ब्राउजर लेवल के ऊपर फायर हो रहा है, मैं उसको लिसन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इवेंट लिसन करना है। और यहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इवेंट हैंडलिंग। कि भाई इवेंट फायर हो रहा है, उसको तुम हैंडल करो, उसको कंट्रोल करो, और उस इवेंट जब भी वो ऑकर हो तो उसके अगेंस्ट जो भी सेट ऑफ फंक्शनैलिटी तुम परफॉर्म करना चाहते हो तुम करो। मेक सेंस? ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इवेंट फायर हो रहा है। अभी तक मैं कुछ इसको लिसन नहीं कर रहा, मैं इसको हैंडल नहीं कर रहा। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, यहाँ पे कंसोल आ जाए कि यू क्लिक। मेक सेंस? मेक सेंस भाई? मेक सेंस? ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, कंसोल के ऊपर लॉग हो जाए यू क्लिक्ड, राइट? तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट या अभी हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आप रिएक्ट को ले लो, वो हर एलिमेंट के ऊपर हमें कुछ इवेंट लिसनर प्रोवाइड करता है। कैसे? जिस तरह मैंने क्लास में पास किया ना, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने देखा आप इमेज के अंदर सोर्स पास करते हैं, इमेज के अंदर टाइटल पास करते हैं, इसी तरीके से मैं इवेंट लिसनर्स भी पास कर सकता हूं या इवेंट हैंडलर्स भी पास कर सकता हूं। मेक सेंस? तो अगर आप यहीं बटन के ऊपर आए और यहां पे लिखे ऑन, आप देख रहे हैं एक लिस्ट आ गई आपके पास, और इसकी पहचाने हमेशा ऑन से ही स्टार्ट होंगे। सही, प्रीफिक्स है ऑन का। तो अब एक बटन के ऊपर देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ क्या बेतहाशा इनमें से इतने हैं जो कि मुझे भी नहीं पता। सही, लेकिन जो पता है हम उसका इस्तेमाल कर लेते कि भाई ऑन अबाउट है, ऑन अबाउट कैप्चर है, ऑन एनिमेशन है, बहुत सारे हैं। आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे बेतहाशा है। एक जाना पहचाना दिख रहा है जिसपे अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या है, ऑन क्लिक। ठीक है, ये रिएक्ट ने मुझे बने बनाए दे दिए कि भाई जिस भी एलिमेंट के ऊपर इनमें से जिस नेचर का भी इवेंट तुम हैंडल करना चाहते हो उसके ऊपर ये लगा दो। तो मैंने आपको बताया कि मैं बटन के ऊपर क्लिक के इवेंट को हैंडल करना चाहता हूं, तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक ले लिया। अब ये ऑन क्लिक क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है कि भाई जब भी क्लिक हो मैं कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहता हूं, मैं कुछ पीस ऑफ फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, परफॉर्म करना चाहता हूं। तो बस फंक्शनैलिटी जब परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली आप फंक्शन ही पास करेंगे। मेक सेंस? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी एक हायर ऑर्डर, अगर मैं इसको बोलूँ ये भी एक हायर ऑर्डर ही है, क्योंकि इसके अंदर मैं फंक्शन ही पास करता हूँ। तो मैंने फंक्शन पास कर दिया, आप लोग के लिए कोई नई चीज नहीं है, आप ये देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ऑन क्लिक बनाया और ऑन क्लिक के अंदर मैंने अपना हैंडलर पास कर दिया। क्या पास कर दिया? मेरा कस्टम बनाया हुआ हैंडलर। अभी मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं रहा, मैं किसको हैंडलर बोल रहा हूँ, मैं इसको हैंडलर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया, मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं रहा। इट्स ऑल अप टू मी। मैं इस तरीके से यहीं पे इनलाइन फंक्शन बना दूं, या मैं थोड़ा सा ऊपर आऊं और इसी कंपोनेंट में रहते हुए रिटर्न से पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। मैं उसको बोलता हूं कॉन्स्ट, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं। हाँ,
हैंडल क्लिक, ठीक है, एक फंक्शन बना हुआ है, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं। बस मैं क्या करता हूं, ये फंक्शन का रेफरेंस पास कर देता हूं। वी ऑल नो कि कॉल बैक फंक्शन को कभी भी मैं इन्वोक नहीं करता, इसलिए मैंने बस फंक्शन का रेफरेंस या फंक्शन का नाम पास किया है। क्यों? क्योंकि इट मेक सेंस। अगर मैं इसको इन्वोक करूंगा इट मींस कि मैं इसको राइट अवे इन्वोक कर रहा हूं। मैंने इसको राइट अवे इन्वोक नहीं करना, मैंने कब इन्वोक करना है, व्हेन यूजर क्लिक ऑन अ बटन। मेक सेंस? तो इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल मेरे हाथ में कतई नहीं होगा। जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट डायनेमिकली इस क्लिक हैंडल क्लिक फंक्शन को खुद ही इन्वोक कर देगा, कॉल कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? कूल। तभी मैंने इसको यहाँ पे इन्वोक नहीं किया। अब आती है असल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी जो मैं अचीव करना चाहता हूं। तो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं इस फंक्शन के अंदर बोल देता हूं कि भाई कंसोल कर देना यू क्लिक, राइट, ऑल गुड, कोई मसला? अब क्या होगा कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक बोलेगा कि यार मुझे पास किया गया है। इट मींस के यूजर बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो उसको हैंडल करना चाहता है। पहले भी इवेंट ऑकर हो रहा था लेकिन मैं उसको लिसन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं उसको लिसन भी कर रहा हूं, मैं उसको हैंडल भी कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया। अब ऑन क्लिक के अगेंस्ट मैं लिसन तो कर रहा हूं, लेकिन लिसन करने के बाद करना क्या है, वो यहाँ पे पास करूंगा कि यार हैंडल क्लिक कर दो। और हैंडल क्लिक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल बोल रहा हूँ यू क्लिक। डज इट मेक सेंस? कूल। अब चलेगा? कितने लोग बोल रहे हैं कि चलेगा? कुछ बोलना नहीं है, बस हैंड रेज करो। कितने लोग बोलते हैं कि भाई चलेगा? भाई घबरा क्यों रहे हैं? मैं एक एक के पास आके थोड़ी उसको कुछ बोलूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? कौन बोल रहा है नहीं चलेगा? ये दरमियान वाले मेरी समझ से बाहर हैं, क्या चाह रहे हैं? एरर आ रहा है बहुत। मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई, ऐसी तरह स्मॉल कर देंगे स्क्रीन। सर एरर पढ़े? हाँ पता है आप लोग को, मुझे पता है। मैं बस एरर मेरा शौक है अपने दोस्तों को पढ़ाने का कि भाई एरर पढ़ो। इससे अच्छी कोई जिंदगी में चीज़ नहीं हो सकती। सही है। अच्छा, लिखा हुआ है अनहैंडल्ड रन टाइम एरर, कि जब मेरी इंटरप्रेटर मेरे कोड को चला रहा था लाइन बाय लाइन, तब कुछ एरर आया। तो ये अनहैंडल्ड रन टाइम एरर। अब एरर क्या है? एरर इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। सही है? इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। बटन ऑन क्लिक, और उसने बड़ा खूबसूरती से उसको हाईलाइट भी किया, भाई एरर कहाँ पे आ रहा है, राइट? ठीक है। If you need interactivity, consider converting part of this to a client component. If you remember, मैंने आपको बताया था कि by default Next.js के अंदर हर पेज और हर कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर है। सर्वर साइड पे आप कभी क्लिक कर सकते हैं कोई चीज को, इंटरेक्टिविटी नहीं होती वहां पे, बस कोड होता है। इंटरेक्टिविटी होती है ब्राउजर के अंदर, तभी तो वेबसाइट बनाई गई है। वरना डेटा तो डेटाबेस भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और डेटा के साथ इंटरेक्शन एपीआई लेवल के ऊपर सर्वर भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ब्राउजर बनाया ही इसलिए गया है ताकि उस डेटा को हम अच्छे से शो कर सकें और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो मेक सेंस कि मेरा जो कंपोनेंट है या जो पेज है वो क्लाइंट साइड होना चाहिए है जब मैं उसके ऊपर इवेंट लिसन कर रहा हूँ। क्योंकि इवेंट कब ऑकर होगा? जब मेरी एप्लीकेशन या वेबसाइट ब्राउजर के ऊपर लोड हो जाएगी, जब बटन मुझे शो हो रहा होगा, तभी मैं अपना माउस और अपना कर्सर बटन के ऊपर लेके जाऊंगा और क्लिक करूंगा। सर्वर के ऊपर कैसा माउस, कैसा कर्सर, कैसा बटन और कैसा क्लिक। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली जब भी आप इवेंट हैंडलिंग कर रहे होंगे तो जिस कंपोनेंट या जिस पेज के अंदर इवेंट हैंडलर आपने लगाया है वो क्लाइंट साइड रेंडर होना चाहिए है, मस्ट है। मेक सेंस? एरर दिखाने का ही मकसद था। ठीक है, मैं जल्दी से अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा लेता हूँ। एक्टिविटी चाहिए, कंसीडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कंपोनेंट।
तो अभी हमने छोटे मोटे कंपोनेंट नहीं बनाए हुए, हम पेज लेवल पे कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑन इट्स ओन, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। ओके, आपको हमेशा कंपोनेंट बनाना चाहिए। लेकिन एनीवेज, तो या मैं क्यों बेड प्रैक्टिस फॉलो करूँ, मैं कंपोनेंट ही बनाऊँगा। सही, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं, एक पेज कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसको मैं बोल देता हूँ लेट से बटन। ठीक है दोस्तों, और उसको बोल देता हूँ TSX। यहाँ पे एक जल्दी से RFCE बना लेते हैं, इसको बोल देता हूँ बटन, यहाँ से इम्पोर्ट खत्म कर लेते हैं और यहाँ पे अपना वो तमाम डेटा कैप्चर कर लेते हैं। व्हाट वाज हैपन, Ctrl V, यहाँ पे बटन आ गया। हैंडल को भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कट एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब ये स्टैंड अलोन अलग से कंपोनेंट बन गया है। अब मैं इसको क्लाइंट साइड बना सकता हूँ। ठीक है, मैं क्लाइंट साइड बना लेता हूँ। क्लाइंट साइड किसी भी कंपोनेंट या पेज को कैसे बनाते हैं, डेट सिंपल। उस कंपोनेंट या उस पेज के सबसे ऊपर है, ये लाजमी है, मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे ऊपर है और वहाँ पे स्ट्रिंग ओपन करें, सिंगल कोट, डबल कोट, इट्स ऑल अप टू यू, और वहाँ पे लिख दें यूज क्लाइंट। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर हो गया और अब मैं क्या कर सकता हूँ, विदाउट चेंजिंग माय पेज इनटू अ क्लाइंट साइड कंपोनेंट, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 10-20 और चीज़ें हो सकती हैं भाई। इसकी इस एक बटन की वजह से मैं अपने पूरे पेज को क्लाइंट साइड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसका अलग कंपोनेंट बनाया, उसको क्लाइंट साइड बनाया और अपने सर्वर साइड रेंडर्ड पेज के ऊपर उस क्लाइंट साइड कंपोनेंट को मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बटन और उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ऑल गुड, समझ आया? पेज अभी भी सर्वर साइड रेंडर्ड है, लेकिन इस पेज के अंदर जो कंपोनेंट यूज हो रहा है, जिसके अंदर इंटरेक्टिविटी है, जिसके अंदर इवेंट लिसनिंग और इवेंट हैंडलिंग हो रही है, उसको अलग से कंपोनेंट बना के उसको यूज क्लाइंट या क्लाइंट साइड रेंडर बना दिया। पेज अभी भी सर्वर साइड रेंडर्ड है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 10-20 और चीजें हो जिसको जरूरत नहीं है क्लाइंट साइड होने की। तो अब पीछे आते हैं और अब ऑल गुड है, तमाम चीजें बेहतरीन चल रही है, बटन भी आ गया, सब आ गया। अब देखते हैं कि असल मेन चीज जो हमारी थी कि हमें इस क्लिक के अगेंस्ट क्या करना था भाई, कंसोल पे लॉक कराना था यू क्लिक। अगर जल्दी में आप लोग ने थोड़ा सा छोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, एक बटन है, क्लिक लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, और ये हैंडल क्लिक पास किया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है यू क्लिक। ठीक है, तो जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास आना चाहिए यू क्लिक। करूं क्लिक, कौन बोलता आएगा भाई? ठीक है, आया? इवेंट फायर हुआ, इवेंट लिसन हुआ और उसके अगेंस्ट जो सेट या पीस ऑफ फंक्शनैलिटी मैंने चाही थी कि एग्जीक्यूट हो वो भी हो गई। डज इट मेक सेंस? अब मैं जितनी बार क्लिक करूंगा आप देख रहे हैं उसके आगे काउंट आ रहा है, थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देख रहे हैं 6 लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार यहाँ पे कंसोल लॉक होता चला जाएगा। अब यूज स्टेट को समझने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट थी कि इवेंट फायर हो, एक्शन अगर हो या कोई कैलकुलेशन हो और उसके अगेंस्ट मैंने अपनी यूआई अपडेट करनी है, तो मैं स्टेट इस्तेमाल करूंगा, यूज स्टेट हुक की मदद से। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं नमाज का, इट्स 8:44 क्या कहें 8:55 पे हम स्टार्ट करते हैं। गेट है, मेन गेट को 7:30 बजे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये सब दरियाल नगरों की तरफ से अभी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, तो 7:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। इफ़ समहाउ आप कोई वे फाइंड कर लेते हैं, आप किसी तरीके से अंदर आ जाए, अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। सही, सेम गोज़ फॉर यू गाइस, सेम गोज़ फॉर अस। ठीक है, कोई रोल का या किसी किस्म का यहाँ पे किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं है, सेम गोज़ फॉर अस। अगर हम में से कोई 7:30 बजे आएगा पहले तो ऑब्वियसली हमें इंटर नहीं होने दिया जाएगा, या अगर इंटर होने दिया तो ऑब्वियसली हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो मेक श्योर कि आप 7:30 से पहले मार्की के अंदर मौजूद हो, अपनी अटेंडेंस भी 7:30 से पहले ही आप मार्क करवाएं।
कोई एक्शन परफॉर्म हो या कोई कैलकुलेशन हो, तो उसके लिए ये दो चीज़ें थी, इवेंट और एक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे की पॉइंट्स हमने पढ़े कि व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी द कंपोनेंट शुड बी और द पेज शुड बी क्लाइंट साइड रेंडर, और उसके लिए हमें यूज क्लाइंट का प्रीफिक्स अपने पेज के टॉप के ऊपर इस्तेमाल करना ही करना है। और फिर हमने फाइनली अल्टीमेटली अचीव कर लिया कौन सा बिहेवियर, इंटरैक्टिविटी का, और उस इंटरैक्टिविटी को हमने कैप्चर भी किया, लिसन भी किया, और जब वो ऑकर हुई तो हमने उसके अगेंस्ट कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिंपल एक console.log था, यू क्लिक, वो हमने अचीव कर लिया। सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव पूरा फ्लो, जिससे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स कनेक्ट होंगे और हमारी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये था आपका बटन जिसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, ऑन क्लिक मेरे यूज केस के लिए, आप जब ऑन लिखेंगे और इंटेलिजेंस को ओपन करेंगे, आप देखेंगे बेतहाशा इवेंट है जिनको आप लिसन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आपका यूज केस क्या है। मैं बस ऑन क्लिक करना चाहता था तो मैंने उसी को लिसन किया। यस, इवेंट हमेशा फंक्शन के अंदर नहीं होगा, इवेंट हैंडलर इटसेल्फ फंक्शन होगा। लाइक दिस हैंडल क्लिक, इट्स अ फंक्शन। इवेंट जो ये है, लिसनर है, ये एक्सपेक्ट करेगा फंक्शन। ये आपका क्या है, इवेंट लिसनर है। इवेंट ऑकर हुआ, मैंने एक इवेंट लिसनर लगा दिया, मैंने इवेंट हैंडलर लगाया, देयर इज अ फ्लो। इवेंट ऑकर हुआ, ऑकर तो हो रहा है, वो तो मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें नहीं, मैंने फिर एक इवेंट लिसनर अटैच करना है। किसके साथ, जिसके साथ मैं इवेंट को वाकई कैप्चर करना चाहता हूँ। तो मैं इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ऑन क्लिक इवेंट लिसनर आ गया ये। अब लिसन तो कर रहा हूँ, लेकिन सुनने के बाद कुछ खुद भी तो परफॉर्म करना है। तो दिस इज वेयर इवेंट हैंडलर्स कम इनटू द पिक्चर, और ये मेरा बनाया हुआ होता है। इवेंट लिसनर प्री-बिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं, ठीक है। लेकिन इवेंट हैंडलर मैं बताता हूँ कि भाई जब ये ऑकर हो जाए, जब वाकई इस बटन के ऊपर ये वाला इवेंट लिसन हो, तो फिर परफॉर्म क्या करना है वो आपका ये हैंडलर बताता है। मेक सेंस? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये बाकी भी क्लियर होंगे। यार यहाँ पे साथ में तो कोई है, समी, अब्दुल्ला, एनीवन? इमरान भाई की क्लास थी तो वो चले गए। इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या समझ में आया? कोई मसला नहीं है। नो, इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि आप हमेशा किसी सेपरेट पेज पे ही जाएंगे। बटन के अगेंस्ट आप लातादाद चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक लिस्ट को हाइड किया हुआ है, मैं चाहता हूँ मेरे यूआई का वो बाय डिफॉल्ट पार्ट ना, मैंने क्लिक ऑन द बटन, उसी पेज पे रहते हुए वो लिस्ट शो हो जाए। वो तो मैं आपको फंक्शनैलिटी बस अभी कंसोल करवा रहा हूँ, सही है। मेरी इट्स ऑल अप टू मी, मैं अब इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या अचीव करना चाहता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। मैं कोई एक हिडन वेरिएबल है उसको शो करना चाहता हूँ, मैं कोई लिस्ट में से वेरिएबल डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मैं कोई नया एलिमेंट अपेंड करना चाहता हूँ, एंडलेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो मैं आपको कतई नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपके सिनेरियो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप किस चीज़ के अराउंड है, ये वो आपको खुद बताएगी आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, तभी तो आप क्लिक को लिसन कर पाएंगी, वरना क्लिक होगा आपको कैसे पता, ठीक है। क्लिक तो आप अभी भी बटन को कर रही थी इस क्लास से पहले, जब ये मैंने नहीं बताया था कि ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये पढ़ा तभी पता चला कि यार ऐसी चीज़ों को मैं लिसन भी कर सकता हूँ। ये ऑन क्लिक है, आप स्क्रॉल को, माउस ओवर को, माउस होवर को, पता नहीं कितने इवेंट्स हैं जिनको आप लिसन कर सकती हैं, और जब वो लिसन होगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वो चीज़ें जो कि करके ही आती है, ये ऐसे नहीं कि बस सोची समझी सीखी यहाँ पे पढ़ी और बस जाके बैठे। जब तक करेंगे नहीं तब तक इसके स्कोप का कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पता कैसे चलेगा। एक और एग्जांपल दे दूँ, टू डू लिस्ट देखी है भाई आप लोगों ने? टू डू लिस्ट देखी है कि भाई कुछ भी आज मैंने नया काम करना है, लिस्ट आ रही होती है आपके पास एक इनपुट बॉक्स होता है जहाँ पे आप आज का टू डू ऐड कर रहे हैं। मैं वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक बटन होता है सबमिट। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, मैं कोई नए पेज पे नहीं गया, उसी लिस्ट के अंदर वो टू डू ऐड हो गया। ऑन क्लिक इवेंट, एक लिस्ट थी उसके अंदर अपेंड कर दिया, टू डू परफॉर्म हो गया, कंप्लीट
और नॉट कंप्लीट का ऑप्शन होता है, उस आइकन पे क्लिक किया, वो कंप्लीटेड स्टेट में चला गया, ऑन क्लिक, कंप्लीट हो गया। अब चाहता हूँ रिमूव करना, एक और आइकन डिलीट का, क्लिक किया, लिस्ट में से डिलीट हो गया। ये भी मैं क्लिक तक रह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ा है क्लिक है, बट इट्स ऑल अप टू यू। अपना जहन की बाउंड्रीज उसके अराउंड जो उसको खोलें। इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर एक फ्रंट एंड इंजीनियर पता नहीं क्या क्या कमाल कर सकता है। आपकी सोच है यूआई पे रहते हुए, मैं आपको बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक मुझे भी हज़ारों चीज़ों की जो कि नहीं पता होंगी, तो मैं अपनी नॉलेज बेस आप पे मुसल्लत नहीं करना चाहता। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। नाउ फील फ्री, आप उसको कितना आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेक सेंस? ठीक है, तो यूज स्टेट की जर्नी के अंदर कुछ प्रीरिक्विजिट्स थी, जिसमें से एक प्रीरिक्विजिट्स थी यूज इवेंट और एक्शंस को लिसन करना। वो हमने अचीव कर लिया। नाउ वी नो कि भाई जब भी कोई इवेंट ऑकर होगा, कोई एक्शन परफॉर्म होगा, मैं इस कैपेबल हूँ, टेक्निकली इतना साउंड हूँ कि मैं उसको लिसन कर सकता हूँ। अब पीछे जाते हैं और यूज स्टेट को दोबारा समझते हैं। यहाँ तक किस किस को समझ आया? हैंड रेस करे भाई। अच्छा, ये जो साथ वाले को देख के हैंड रेस कर रहे हैं ना, वो नहीं, आप अपना बताएं, आपसे पूछे किस किस को इवेंट हैंडलर का मकसद समझ ही नहीं आया? मकसद ही समझ नहीं आया। ठीक है, क्या समझ नहीं आया? जरा खड़े होकर बताएंगे। नो, ये इनका भी सवाल था। गुड क्वेश्चन, मैं समझ गया। देखिए, मैंने सिर्फ कंसोल पे लॉग किया है, सही है। जैसे आप लोग का टर्मिनल होता है ना, जब आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे तब जो आपका टर्मिनल था वो आपका कंसोल था। व्हेन इट कम्स टू ब्राउजर, उसका टर्मिनल ये डेव टूल का कंसोल है। तो अगर मुझे कुछ लॉग कराना है, टेक्निकली मेरे पास वही एक जगह है जहाँ पे मैं लॉग करा सकता हूँ। तो अभी मैंने बस वहाँ पे लॉग करवाया, वही मैं बता रहा हूँ। इसका स्कोप इतना नहीं है कि सिर्फ आप एक कंसोल पे लॉग कर रहे हो। इट्स ऑल अप टू यू। आपके पास कोई लिस्ट है, आप उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड करा दें इस हैंडलर के अंदर, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। आप स्क्रॉल के ऊपर डायनेमिकली डेटा फेच कर लें, इवेंट हैंडलर। आप कोई चीज़ हाइड है उसको शो कर दें ऑन द बेसिस ऑफ माउस ओवर और होवर। तो मैंने तो बस सिंपल बेसिक एग्जांपल दिया है कि भाई जब क्लिक हुआ है कंसोल के ऊपर लॉग हो गया है। आप इस तक महदूद ना रहें, आप सोचें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हम अल्टीमेटली एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा टफ टाइम तो दें, खुद सोचे। तो वेरी सिमिलर कि भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था मैप जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अगले हफ्ते समझ के आना। तो जिसने समझा, ट्रस्ट मी, आज जो मैंने समझाया है उससे कहीं अच्छा उन्होंने जब खुद प्रैक्टिस की होगी, समझने की कोशिश की होगी, उनको समझ आया होगा। आपकी अपनी मेहनत हमेशा ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, उसका ज़्यादा अच्छा आउटकम आता है और आपके ऊपर या आपकी नॉलेज बेस के ऊपर उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है, रादर देन कि मैं आप पे कुछ चीज़ मुसल्लत करूँ। ऑब्वियसली अभी भी आपको समझ आया होगा, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अभी वारे न्यारे हुए होंगे, उनको बेहतरीन समझ आया होगा। सेम गोज़ फॉर अभी, कि अभी अगर मैंने आपको इवेंट लिस्टर इतनी सी बाउंड्री में रहते हुए पढ़ाया है, तो आप तो सोचने के काबिल हैं। नाउ यू आर अ प्रोग्रामर, यू आर डेवलपर, यू आर फ्रंट इंजीनियर, आपको फिग्मा टू कोड कन्वर्ट करना आता है। आपको पता होना चाहिए कि यार इतनी सी चीज़ बताइए, अब मैं इसकी बेसिस के ऊपर क्या क्या कर सकता हूँ। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसी के अंदर कुछ कर दें। एंडलेस पॉसिबिलिटी, आप उसके अंदर क्या क्या नहीं कर सकते। कोई कंपोनेंट हाइड कर दें, जब स्क्रॉल करो उसको शो करा दें। इवेंट लिसनर पढ़े, इसके लिए इवेंट कौन सा होता है, गूगल करें कि भाई स्क्रॉल के इवेंट कैसे लिसन करते हैं, गूगल पे आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसके लिए? डेव के ऊपर। डेव टूल तो कुछ भी नहीं है, अभी हमने बस कंसोल देखा है। ये जो मेरे प्यारे दोस्तों आपको डेव टूल के अंदर कंसोल का ऑप्शन दिखता है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये कंसोल, इसको आप बड़ा सिमिलर समझे किसके, जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब हम कोड टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते थे, तो हम जब टर्मिनल के ऊपर अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते थे। अब ऑब्वियसली हमारे पास सर्वर नहीं है, हमारे पास ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र का टर्मिनल ये कंसोल है। तो अगर मैं कोई चीज़ लॉग कराना चाहता हूँ, कोई चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहीं पे करूँगा। मेरे पास अब कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने टर्मिनल पे देख रहा हूँ।
तो मेक श्योर कि इसको आप कोई अलग से चीज ना समझे। इट्स वेरी सिमिलर टू योर टैप स्क्रिप्ट टर्मिनल। यस, वहां पे नहीं है, फोन नहीं है, नो नो नो, नॉट राइट नाउ। ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन करा दें, ऑब्वियसली आप में से काफ़ी की सजेशन होगी, आप नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं कराना चाहता। ये एक हफ्ता आपके लिए है, आप क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और कर सकते हैं। मैंने तो अल्टीमेटली एक एप्लीकेशन बनवानी है भाई, आज नहीं कल नहीं परसों बनवाई लूँगा। सो इट्स ऑल अप टू यू नाउ। बस असल आपने काम क्या करना है, असल आपका काम इस दो दीवारी के दरमियान है, जो आपको कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दो दीवारी समझें। इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आप कमालात कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं आप वाकई कर सकते हैं। मैंने बस कंसोल लॉक किया है, आप कोई अपने वेरिएबल जो कि कह रहे हो उसके अंदर कुछ नए ऑब्जेक्ट, जैसे वो कार्ड की एग्जांपल थी ना, उस कार्ड के अंदर नए रिकॉर्ड ऐड करा दें, कुछ भी करा दें, डिलीट का ऑप्शन दें, उस एलिमेंट को डिलीट कर दें, एंडलेस पॉसिबिलिटी है, इट्स ऑल अप टू यू। करवाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा चाहिए। नो, तो क्या कौन सी फीडिंग होती है? स्पून फीडिंग। हमेशा बोलता हूँ स्पून फीडिंग नहीं कराना, ठीक है? नहीं खा पा रहे होंगे, ठीक है। यूज स्टेट के लिए जो पहली प्रीरिक्विजिट थी वो हमने फॉलो कर दी है कि अब हम लिसन कर सकते हैं अपने इवेंट्स को और अपने एक्शंस को। नाउ अब वो पॉइंट है कि अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और अब हम यूज स्टेट को समझते हैं। यूज स्टेट की डेफिनेशन क्या थी जो मैंने आपको बताई है? किसी भी एक्शन, किसी भी इवेंट या किसी भी कैलकुलेशन के अगेंस्ट अगर आप अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं तो आप यूज स्टेट की मदद से करेंगे, ठीक है? इसको लिख लें, राइट डाउन कर लें, जहन में बिठा लें, व्हाट्सएप पे अपने आपको मैसेज कर दें, कुछ भी करें, याद रखें, ठीक है? अब हमें इवेंट लिसन करने आते हैं, अब हम यूज स्टेट की तरफ जाते हैं। जी, डेफिनेशन रिपीट करो। किसी भी इवेंट, किसी भी कैलकुलेशन, मैं इसको अगर एक्यूमुलेट कर दूं तो इसको बहुत सिंपल कर दें, किसी भी इवेंट से सिंपल कर देते हैं, ज़्यादा वोकैबुलरी दूंगा तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे। किसी भी इवेंट के अगेंस्ट अगर आप अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं रिएक्ट के इकोसिस्टम के अंदर, रिएक्ट के इकोसिस्टम के अंदर अगर किसी भी इवेंट के अगेंस्ट आप अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो गो टू टूल है वो यूज इफेक्ट है, नो सॉरी यूज स्टेट, इट्स यूज स्टेट। मेक सेंस? ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या चीज़ है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, सही है, बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इस क्लिक के काउंट को मेंटेन करूँ कि यूजर ने कितनी बार क्लिक किया। आ गई आपकी एग्जांपल जो आप चाहे थे, छोटी सी एग्जांपल, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ कि जितनी बार यूजर क्लिक कर रहा है मैं कंसोल पे नहीं, यूआई पे एक्चुअली दिखाऊं कि उसने कितनी बार क्लिक किया। वो एक बार क्लिक करे तो लिखा हुआ है 1, वो दूसरी बार क्लिक करे लिखा हुआ है 2, सेम गोस फॉर 3, 4, 5, 6, 7। मेक सेंस? ठीक है, तो मैं बस ये करना चाहता हूँ। अब अगर आप समझें कि मैं क्या चाहता हूँ, किसी इवेंट के अगेंस्ट अपनी यूआई को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? बोलो भाई, यूज स्टेट यूज करूंगा। अब मकसद और चीज आती है यूज स्टेट का फॉर्मेट या स्पेसिफिक सिंटैक्स या स्पेसिफिक कन्वेंशन जो आपको फॉलो करना ही करना है जब आपने उस हुक को यूज करना है। इट्स हुक, HOOK, इट्स हुक, ओके? रिएक्ट के अंदर हुक का कॉन्सेप्ट है। तो हम जो हुक यूज कर रहे हैं वो है यूज स्टेट। अब यूज स्टेट को आप यूज कैसे करते हैं? जिस तरह मैं आपको बताया था कि इट्स अ प्री बिल्ड, बना बनाया रिएक्ट ने आपको दिया है कि भाई ये लो, इस्तेमाल करो। कब? जो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया जब आप उस सिनेरियो में हो कि किसी इवेंट के अगेंस्ट यूआई को अपडेट करना है तो यूज स्टेट यूज करो। तो ये एक फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है, ठीक है? यहाँ तक कोई मसला? एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, मुझे इसे रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। मेक सेंस? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको दोबारा करता हूँ, इंटर करूंगा, देख रहे हैं सबसे ऊपर से नीचे वाली लाइन के ऊपर, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। मेरी बात अब हो गई साबित कि रिएक्ट का प्री बिल्ट है, तभी रिएक्ट से इंपोर्ट किया। मेक सेंस? पहली चीज हो गई, यूज स्टेट एक फंक्शन है, मैंने उसको इन्वोक कर दिया, ये प्री बिल्ट है तो मैंने इसको रिएक्ट से इंपोर्ट भी कर लिया। अब क्या काम हो गया?
आपको लग रहा है, मतलब देख के वाज़ेह हो रहा है कि मतलब ये क्या कर देगा। इसको कैसे पता कि भाई मैंने यूआई के ऊपर काउंट को इंक्रीमेंट करना है, अगर इतने जादुई काम हो जाए तो फिर क्या ही मज़े। सही है। तो टेक्निकली जब ऐसी फंक्शनैलिटी होती है तो वो यूजुअली कुछ रिटर्न करती है। क्या करती है? रिटर्न। तो ऑब्वियसली रिटर्न के लिए हमें पता है, हम इसका रिटर्न वैल्यू को सेव कर लेते हैं इस तरह, रिटर्न वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी सी चीज़ है कि मैंने क्या किया, यूज स्टेट लिया, उसके वेरिएबल को एक और उसकी रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये रिटर्न वैल्यू होती क्या है वो हम समझते हैं। मैं नीचे आता हूँ और इस रिटर्न वैल्यू को लॉक कर देता हूँ। अगेन कंसोल लॉक कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, समझ रहे हैं? जिस तरह मैं टाइप स्क्रिप्ट पे जब काम कर रहा था टेस्टिंग के लिए मैं टर्मिनल पे लॉक करता था, तो कंसोल भी आपके लिए एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही लॉक करो, कंसोल पे देखो, आगे मूव करो। तो इसको लेके घबराना नहीं है, या इसकी यहीं पे लिमिटेशन नहीं कर दी थी कि भाई मैं कंसोल तक महदूद हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। CLG और नॉट दिस वे, इट्स रिटर्न वैल्यू। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ भी पास नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही है। मेरे पास कोई एरर आ रहा है, मैंने कोई चीज़ आई गेस ख़राब कर दी है। हाँ, ये चीज़ मैंने 2 बार रिपीट कर दी है। हाँ, ये चीज़ किसको समझ नहीं आ रही है? सही, ये चीज़ किसको समझ नहीं आ रही? बोलो बोलो भाई बोलो। सही, क्या मुश्किल पेश आ रही है इसमें समझने में? इतनी सी लाइन, जिसको मैंने हाईलाइट केवल लाइन नंबर 7 को समझने में क्या मुश्किल आ रही है? एनालाइज नहीं, मतलब ये लाइन समझ नहीं आ रही है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वैसा कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं किस, ये कहाँ से आ रहा है कार्टून, इसको हटाऊँ। ठीक है भाई, एक फंक्शन है, सही है, मैंने उसको इन्वोक किया, उसने मुझे एक वैल्यू रिटर्न किया, वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इतनी बात बोल रहा हूँ, ये किसको समझ नहीं आ रही? अगर ये समझ नहीं आ रही तो कुछ फ्लैशबैक करें, पीछे जाएं और समझने की कोशिश करें कि आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही। मैं ये अभी कतन इस चीज़ में नहीं आ रही यूज स्टेट करता क्या है, उसका मकसद क्या है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन है जिसको मैंने इन्वोक किया है, उसने मुझे एक वैल्यू रिटर्न की है, वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और नीचे उसको कंसोल लॉक कर दिया ताकि मैं देख सकूं यूज स्टेट ने मुझे रिटर्न क्या किया है। ये किसको समझ नहीं आ रहा? ऑल गुड? ठीक है, ये पूछ रहा था मैं, यूज स्टेट करता क्या वो भी समझा नहीं। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि यूज स्टेट ने हमें रिटर्न क्या किया है। जरा देखिए तो ये रिटर्न क्या करता है। ब्राउजर के अंदर आते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मुझे बड़ा करें, कंट्रोल प्लस, ये आपको लाइन दिख रही है जिसमें मेरा कर्सर है, मुझे क्या रिटर्न हुआ? एक नहीं, जरा गौर से देखिए, अनडिफाइंड से पहले क्या है? एक एरे है, और एरे के कितने एलिमेंट है? 2। एक क्या है? अनडिफाइंड, और दूसरा क्या है? एफ मीन्स फंक्शन। ठीक है, मतलब ये फंक्शन इन्वोक करने पे मुझे एक एरे रिटर्न होता है। फर्स्ट एक वैल्यू होती है जो कि फिलहाल एक अनडिफाइंड है, और सेकंड एक और फंक्शन ही रिटर्न होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये कुछ नहीं है, फंक्शन ने मुझे रिटर्न किया है, मेरा कंट्रोल नहीं है, यूज स्टेट मुझे रिएक्ट ने दिया है। जब मैंने उसको इन्वोक किया है उसने मुझे एक एरे रिटर्न की है, एरे की फर्स्ट वैल्यू अनडिफाइंड है, सेकंड वैल्यू एक फंक्शन है। अब जरा एक छोटा सा काम मैं करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर ना मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ। लेट्स से मैं बोल देता हूँ हेलो। यहाँ तक कोई मसला है? इस लाइन पे अब कोई मसला है? मैंने क्या किया, एक फंक्शन इन्वोक किया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिए और उसकी रिटर्न वैल्यू को दोबारा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और नीचे उसको लॉक कर दिया। यहाँ तक कोई मसला? ऑल गुड? अब जरा दोबारा जाके देखते हैं कंसोल में अब क्या है। अब देखें क्या दिख रहा है? एरे आ रहा है, एरे की फर्स्ट वैल्यू क्या बन गई और सेकंड अभी भी क्या है। अब पीछे आता हूँ दोबारा, यहाँ पे अब मैं 0 पास कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, दोबारा ब्राउजर के अंदर आता हूँ। अब क्या आया रिटर्न में? एरे आया। फर्स्ट आइटम क्या है, सेकंड क्या है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये फर्स्ट आइटम क्या बन रहा है?
जो वैल्यू मैं यूज स्टेट के अंदर पास कर रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट वो वैल्यू बन रहा है। जब मैंने कुछ नहीं दिया था, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? अनडिफाइंड। जब हेलो दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? जब जीरो दिया तो क्या आ गया? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपनी स्टेट को, सही है, अपनी स्टेट को कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप अपने यूज स्टेट को जब भी इन्वोक करेंगे तो वो इनिशियल वैल्यू इसके अंदर पास कर देंगे। अगर नहीं देना चाहते तो वो अनडिफाइंड होगी। ये चीज थी समझाना। अब मुझे क्या रिटर्न हो रहा है? एक एरे। दूसरा जो है एक फंक्शन, उसको हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अब इस पे नहीं आते। अभी बस ये समझे, यूज स्टेट आपको एक एरे रिटर्न करता है, इतनी बात। और एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आपकी वो वैल्यू होती है जो कि आपने यूज स्टेट को इन्वोक करते हुए पास की है। अगर पास की है तो वो वैल्यू होगी, अगर पास नहीं की तो ऑब्वियसली जब कुछ नहीं होता तो अनडिफाइंड होता है। तो टेक्निकली अभी भी आपकी पास की हुई वैल्यू ही है जो कि अनडिफाइंड है। मेक सेंस? बस 2 पॉइंट क्लियर? हैंड रेस करो भाई। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, यूज स्टेट इज अ फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन आपको एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, वो फंक्शन आपसे ऑप्शनल पैरामीटर भी एक्सपेक्ट करता है। आप दे सही है, जो मैंने जीरो जहां पे पास किया है ना, यहाँ पे ये दे सही है, नहीं दे तब भी ठीक है। अब होता क्या है, ये एक एरे रिटर्न करता है। जब आप इसको इन्वोक कर लेते हैं यूज स्टेट को, तो एक एरे रिटर्न करता है। एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक वैल्यू होती है और एक फंक्शन होता है। फंक्शन को फिलहाल भूल जाए। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वही होती है जो आपने इस यूज स्टेट के अंदर पास की है। अभी क्योंकि मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की भी, तो इसको एरे के फर्स्ट एलिमेंट को क्या वैल्यू मिलेगी? अनडिफाइंड। जब मैं कोई वैल्यू पास करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो वैल्यू जो मैंने पास की है। इतना क्लियर? ऑल गुड? थोड़ा सा दोबारा स्कोप बता देता हूं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसोल पे आप देखेंगे एक एरे रिटर्न हुआ है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 4, क्योंकि मैंने फंक्शन इन्वोक करते हुए पास ही वो किया था। और सेकंड क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन की तरफ बाद में आएंगे, 2 चीजें बताएंगे। फंक्शन है, सही है, रिटर्न क्या करता है? एरे। रिटर्न एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू यूज स्टेट के फंक्शन की इन्वोकेशन डिफाइन करती है। अगर कोई पास की होगी तो वो वैल्यू होगी, अगर कोई पास नहीं की तो जब कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड मिल जाएगी। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? गुड। अब हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो 2 चीजें थी ना भाई, एक वैल्यू थी और दूसरा क्या था? फंक्शन था। वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू वाली स्टेट की। यस, 4 आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, कुछ भी बोल सकता है। इनिशियली आपको पता नहीं चल सुबह को सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं मुझे इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? एरे है, ऐसी है, मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं कैसे करूं? डॉट लगा के फर्स्ट इंडेक्स। एरे की वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं? एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं भाई? बोलो। ऐसे करते हैं ना? ऐसे ही करते हैं। तो उससे मुझे मिल के जाएगी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो मैंने यहाँ पे पास की हुई है, जिसको मैं इनिशियल वैल्यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इनिशियल वैल्यू। अब अगर मैं पीछे जाऊं और मैं देखूं कंसोल पे 4 दिख रहा है? 4 दिख रहा है भाई? ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इसके फंक्शन को एक्सेस करना है, जो यूज स्टेट है मुझे फंक्शन रिटर्न किया है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? रिटर्न वैल्यू के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास कर दूंगा? 1। मेक सेंस? बट देयर इज अ वेरी सिंपल तरीका जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है, ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ना भाई, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। लिखा भी देता हूँ, तो पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं क्या है, जवाब नहीं देते। कंट्रोल बी, कार्ड, ये याद आ रहा है ये चीज? नहीं, ये देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग थी ना, कि आपके यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आया था और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पास करके उसकी ईच इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, याद है? इसी तरीके से आप एरे की भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जो मेरी क्लास के पहले के साथी हैं उनको इस चीज़ का इल्म है, जो नहीं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एरे को भी डिस्ट्रक्चर करें, यहाँ पे तो अब कोई 2 राय रही नहीं,
रही नहीं कि यूज स्टेट मुझे हमेशा एक एरे रिटर्न करता है। एरे के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मेरी इनिशियल वैल्यू और एक फंक्शन होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस पूरे एरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बजाय यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता था, अब क्योंकि एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो एरे किस चीज से आइडेंटिफाई होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद फर्स्ट एलिमेंट जो मैं पास करूंगा उसके अंदर जीरो इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और कॉमा देके जो सेकंड वेरिएबल पास करूंगा उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरे जो है वो इंडेक्स वाइज सीक्वेंस लेके चलता है। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होता था, इसलिए मैं की का नाम देता था। यहाँ पर मैं खुद ही अपने किसी भी वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ। अगर मैं बोलूँगा काउंट, तो होगा क्या कि इस काउंट के अंदर यूज स्टेट ने जो मुझे एरे रिटर्न किया है उसकी जीरो इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सही है, लेकिन अब मसला है कि मैं फर्स्ट इंडेक्स जो फंक्शन था उसको खातरे में नहीं ला रहा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा देके अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ सेट काउंट। तो अब होगा क्या कि जीरो इंडेक्स जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो फंक्शन था वो सेट काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और अब मैं इनको एज अ सेपरेट वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? क्रिस्टल क्लियर चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। डिस्ट्रक्चरिंग है, वहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग की थी, यहाँ पे एरे की डिस्ट्रक्चरिंग की है। फर्स्ट वेरिएबल को इंडेक्स 0 की वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड वेरिएबल को इंडेक्स 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल देता रहता, सबको अपने कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू मिलती रहती। मेक सेंस? ठीक है, अब स्टैंड अलोन लॉक करूं, मैं बोलता हूं काउंट, तो काउंट के अंदर मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए भाई, मिल के बोलो क्या मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूज स्टेट के अंदर मैंने पास ही 4 की है, इसलिए यही दिखनी चाहिए। मेक सेंस? पीछे आता हूं, दिख रही है 4? कोई मसला? ऑल गुड? ठीक है। अब इस काउंट को मैं चाहता हूं अपनी यूआई पे डिस्प्ले कराना। क्या चाहता हूं? यूआई पे डिस्प्ले कराना। काउंट क्या है? एक वेरिएबल। क्या है? तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आता हूँ नीचे बटन से। आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट हमेशा, आपका कंपोनेंट हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बटन के नीचे एक पैराग्राफ के अंदर काउंट भी शो कराना है, तो इन दोनों को मुझे एक पेरेंट डिफ के साथ इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफ बना देता हूँ और अपने इस बटन को इसके अंदर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और उसके अंदर बोल देता हूँ काउंट, अपना स्ट्रिंग का काउंट जो कि स्टैटिक शो होगा, कॉलन देके अपना वेरिएबल काउंट जो कि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर लिया। मेक सेंस? कोई मसला? ठीक है। अब अगर इधर आऊँ मैं इसको सेव करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट और काउंट के बाद मेरी वैल्यू दिख गई मुझे। कोई मसला यहाँ तक? डेट सिंपल कॉन्सेप्ट, आसान लफ्जों में समझे, एक वेरिएबल बनाया था उसको नीचे इस्तेमाल कर लिया। हाँ, वेरिएबल बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका था। क्यों? क्योंकि इसका मकसद ही अलग है, एक सिंपल वेरिएबल नहीं है ये। बेसिकली मैं चाहता हूँ जब भी मेरा कोई एक्शन या इवेंट फायर हो तो ये काउंट भी अपडेट हो। जो स्टैटिक डेटा होता है वो ऐसे नहीं कर सकता। मेक सेंस? ठीक है। अब इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। आपकी नॉलेज बेस के अंदर यूज स्टेट के रिटर्न एरे के जीरो इंडेक्स की वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो कौन सी वैल्यू होती है। वो वही वैल्यू होती है जो कि आपने यूज स्टेट को इन्वोक करते हुए पास किए। इसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल। एंड 4 आई गेस इज नॉट द राइट नंबर। जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड होगी तो यूजर ने कितनी बार क्लिक किया होगा? 0। तो टेक्निकली यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? 0, ताकि वहीं से काउंट स्टार्ट हो ना कि भाई अब उसने 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है। मैं इसको सेव करके अगर पीछे आऊँगा तो यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर? अब मकसद आता है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। जब भी कोई इवेंट ऑकर हो उसके अगेंस्ट मुझे यूआई अपडेट करनी है। आई नो कि मैं इवेंट लिसन कर सकता हूँ, आई नो कि मैं इवेंट हैंडलर की मदद से कुछ फंक्शनैलिटी लिख सकता हूँ, लेकिन इस स्टेट को कैसे अपडेट कराऊं कि ये मेरी यूआई पे अपडेटेड शक्ल में दिख जाए कि जब मैं क्लिक करूं तो 1 आ जाए, जब मैं क्लिक करूं तो 2 आ जाए। तो देखते हैं। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यू क्लिक ऐसे ही कर रहा हूँ मैं।
मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को हटाता हूँ और अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोल दूँ क्लिक क्लिक इज इक्वल टू 1, सही। अब दिख रहा है इसको बड़ा, यार स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, हैंडल क्लिक के अंदर पहले मैं क्या कर रहा था, कंसोल लॉग, क्या कर रहा था, कंसोल लॉग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो काउंट मेरे पास 0 है ना इनिशियली, मैं उसको मैंने ये कर दिया इज इक्वल टू 1। तो अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए। कौन कौन बोलता है भाई दिखना चाहिए, ये काउंट है, ये यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। इनिशियल इसकी वैल्यू क्या है, 0। काउंट बिकॉज ओ सॉरी इट्स अ कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। कांस्टेंट है, काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नहीं। अब हो जाएगा, अब जाते हैं एरर डॉट, ठीक है। बस अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया है, बटन के क्लिक के ऊपर एक हैंडल लगाया हुआ है और उस हैंडल को बोल दिया कि भाई जब भी तुम पे क्लिक हो तो काउंट की वैल्यू तुमने क्या कर देनी है, क्या कर देनी है, 1 कर देनी है, ऐसी है। तो अब जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, कौन कौन बोलते हैं होना चाहिए जब मैं क्लिक करूंगा, तो हैंड रेस करो भाई। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप समझेगा, मैं आपको बताऊंगा मैंने कब क्लिक किया। मैंने क्लिक कर दिया, मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, क्या मन हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज रिएक्ट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट। अगर इतना ही आसान था अपडेट करना तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कर लेता यार, रिएक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि इतनी तमहीद बांधने की कि भाई स्टेट नाम की कोई चीज़ है, जब भी आपको स्टेट की बेसिस के ऊपर यूआई अपडेट करनी होती है तो आप यूज़ स्टेट को यूज़ करते हैं कि जब भी कोई इवेंट या एक्शन परफॉर्म हो तो आपकी यूआई अपडेट हो जाए। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी यूआई अपडेट हो। ये 0 से 1 करना टेक्निकली यूआई है, ये दिख रही है, तो ये हो क्यों नहीं रहा, कि इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्टेट ऐसे ही अपडेट नहीं हो जाती। एरे के अंदर 2 एलिमेंट देखे थे, फर्स्ट क्या था, वैल्यू था, सेकंड क्या था, वो जो फंक्शन है वो इसलिए था कि आप उसकी मदद से ही अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेटर फंक्शन। क्या बोलते हैं, सेटर फंक्शन। तभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने अपने एरे में से फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया तो उसको एक सिंपल नाम दे दिया काउंट, लेकिन जब मैंने उस फंक्शन को होल्ड किया तो मैंने उसको क्या नाम दिया, सेट काउंट, बिकॉज इट्स अ सेटर फंक्शन। ये उस स्टेट को सेट करने की सलाहियत रखता है, काबिलियत रखता है, इसलिए। तो मैं ऐसे सिंपल नहीं बोल सकता कि भाई सेट मतलब काउंट इक्वल टू 1। ये तो जावास्क्रिप्ट ऐप इसकी पे आप करते हुए आ रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सेट काउंट। क्या बोलेंगे, अब इट्स अ फंक्शन, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आप बोलेंगे सेट काउंट। तो क्या है काउंट, सेट काउंट इट्स अ फंक्शन, तो आप इसको इन्वोक करेंगे। अब ऑब्वियसली इसको इन्वोक कर दिया, डजंट मीन वो इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, उसको क्या पता क्या सेट ऑफ फंक्शनैलिटी अचीव करनी है भाई। तो आप बोलेंगे कि यार तुम काउंट की वैल्यू लो, या लेट्स से अभी 1 कर देते हैं। एक तरीका हमने देख लिया, मैंने काउंट को डायरेक्ट इक्वल टू 1 किया। अब मैंने इस सेटर फंक्शन जो कि मुझे यूज स्टेट नहीं दिया, उसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। लेट्स सी अब अपडेट होता है कि नहीं होता। लेट्स सेव इट। एरर किस चीज़ का नहीं मेरे पास, अच्छा कॉन्स्ट। अब क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर रहा तो वो खुद ही बता दें कि भाई आप इसको अपडेट नहीं कर रहे, अगेन कॉन्स्ट इस्तेमाल कर लें। तो मैंने कॉन्स्ट इस्तेमाल कर लिया। अब आपने देखा है कि मैं हैंडलर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट काउंट इक्वल टू 1 नहीं बोल रहा, मैं इस सेटर फंक्शन की मदद से अपने काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं, किस पे, 1 पे। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और मैं क्लिक करूं, 1 हो गया। दिस इज अ सेटर फंक्शन। इसको पता है कि मुझे अपनी ही वैल्यू को अपडेट करना है। मैंने इसको यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि भाई तुम काउंट को जाके 1 कर दो, ये पहले ही टाइटली कपल्ड है। इसको पता है कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मुझे किससे कंट्रोल करना है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा 1
तो इसको पता था कि यार मेरी एक वेरिएबल है जिसका नाम काउंट है, मुझे उससे ही जाके वन करना है। ये तमाम एब्स्ट्रैक्शन है, समझ आई बात? अब वन पे मजा नहीं आ रहा। मैं क्या चाहता हूँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। सवाल? हाँ, क्योंकि वन ही सेट किया हुआ है ना टेक्निकली। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वन का इंक्रीमेंट हो। तो वो बहुत आसान है। आप इनिशियली आपके पास काउंट की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं काउंट को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? अब स्टेट आपको पता है, ये तो अपडेट कर रहा है वेरिएबल, वो 1 हो चुका है काउंट। अब यहाँ पे काउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेकंड टाइम? 1 को। 1 प्लस 1 और सेटर फंक्शन है, इसने अपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया होगा, वो बन गया होगा 2। जब दोबारा क्लिक करूंगा काउंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 को, प्लस 1 3 4 5 6। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। इनिशियली क्या आना चाहिए? 0 आ रहा है। 0 फर्स्ट टाइम क्लिक किया, 0 प्लस 1 आ गया 1। अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात है आप लोगों की? माइनस माइनस से करना है, अब वो आप लोग करना। तो ये थी आपकी स्टेट, पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन को जरा अपने सामने रखें। देयर इज एन इवेंट गोइंग ऑन। मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी इवेंट के ऊपर और मैं चाहता क्या हूँ कि जब भी इवेंट ऑकर हो तो मेरी UI अपडेट हो। ये ब्राउजर के अंदर दिख रहा है भाई, ये सिंपल काउंट नहीं, ये आपकी UI है। मैं बहुत खूबसूरती से इसको नहीं दिखा रहा है, डजंट मैटर, UI का पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ UI। मैं चाहता हूँ जब भी कोई इवेंट ऑकर हो तो मेरी UI अपडेट हो। इवेंट ऑकर हो रहा है, UI अपडेट हो रही है, तो यूज स्टेट ही पीछे है जो कि ये कर रहा है। यूज स्टेट क्या रिटर्न करता है? एक एरे। एरे के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? पहली क्या होती है आपकी? इनिशियल स्टेट, जो कि आपने यूज स्टेट को इन्वोक करते हुए पास की हुई है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है आपका? सेटर फंक्शन, जिसको आप फंक्शन बोल रहे हैं, सेटर फंक्शन बोल रहे हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सेटर फंक्शन की मदद से ही आप हमेशा अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। जब भी आप स्टेट अपडेट करते हैं आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। री रेंडर हो रहा है क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0 की जगह 1 हो गया, तो री रेंडर हुआ है नई वैल्यू के साथ, तभी तो 0 की जगह 1 हो गया। अगर री रेंडर नहीं होता तो 0 की जगह 0 ही रहता। री रेंडर हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी स्टेट अपडेट होती है, जरा मैं गौर कर रहा हूँ पे गौर करें, जब भी आपकी स्टेट अपडेट होती है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। मेरे साथ दोहराएं, स्टेट जब भी अपडेट होती है कंपोनेंट हमेशा याद रखिएगा, तभी तो नए चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ये 0 से 1 कैसे हो रहा है? क्योंकि कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट? क्या ये पूरा री रेंडर हो रहा है? नहीं, जो स्टेट को होल्ड कर रहा है। तो टेक्निकली हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बस बटन का कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, क्योंकि यही स्टेट को होल्ड भी कर रहा है और यही स्टेट को अपडेट भी कर रहा है। ये ऑप्टिमल वे है। वरना लेट से अगर मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो और एक छोटी सी चीज़ अपडेट होने पे पूरा एप्लीकेशन री रेंडर हो रही है, तो बड़े मसले की बात है भाई। तो याद रखिएगा, जो चीज़, जो स्टेट अपडेट हो रही है, और रेंडर कौन होगा? जो उसको स्टेट को कंज्यूम कर रहा है। बस जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस काउंट को कौन कंज्यूम कर रहा है? ये बटन कंपोनेंट ही कंज्यूम कर रहा है। तो जब भी काउंट अपडेट होगा तो सिर्फ बटन कंपोनेंट ही रेंडर होगा, बाकी मेरा जो पेज है वो कभी भी रेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको काउंट के वेरिएबल से या काउंट की स्टेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। डज इट मेक सेंस? आइटम अपेंड करा दो, ये लिस्ट है, इसके अंदर से आइटम डिलीट करा दो, ये लिस्ट है, इसके साथ कुछ और एक्शन परफॉर्म करा दो, तो ये आपको स्टेट की मदद से, मैप की मदद से और डिफरेंट चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं इसकी मदद से आप कर सकते हैं। खैर एनीवेज, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आपके पास यूज स्टेट। मज़े की बात, ये गलती आप करेंगे
और वो मुझे पता है आप यूनिवर्सिटी के साथ ज़रूर करेंगे, लाजमी करेंगे, 110% करेंगे। लेकिन जब आप गलती करें और आपके सामने एरर आए तो एरर को पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर उसी में छुपा होगा। पहली बता रहा हूँ, सही है। जब आप यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे होंगे, आप एक गलती लाजमन करेंगे और उसका एक एरर आपके सामने शो होगा, और वो एरर हम आज ही क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। तो वो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको पहले पूरा पाथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे किसी का सवाल? यस, ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। खैर एनीवेज, ये था आपके पास यूज स्टेट मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल टाइम, यहाँ से सवाल आप कोई भी हैंड रेस करे, फिर मैं पूछता हूँ उस पर। मैरून स्कार्फ ग्लासेस पहने हुए आपने, जिसने अभी सर उठा के देखा है आप ही। यस यू। आप एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पसंदीदा सवाल होते हैं जब मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, सिनेरियो बता के उससे पूछना क्या होगा। आप एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और एप्लीकेशन है फ्रंट एंड। आप चाहते हैं कि जब भी कोई इवेंट फाइल हो तो आपकी यूआई अपडेट हो, आप क्या करेंगे? यूज स्टेट यूज करेंगे, नथिंग। यहाँ से सवाल आप बियर्ड, यस यू। सवाल बता रहा हूँ मैं, तो आप जवाब देंगे, खड़े हो जाए, घबराना नहीं है भाई। यूज स्टेट मुझे क्या रिटर्न करता है? यूज स्टेट मुझे क्या रिटर्न करता है? एरे रिटर्न करता है। सही, बैठ जाओ, तालियां भाई। येलो शर्ट सर, आप येलो शर्ट। एरे तो रिटर्न करता है। एरे के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 9, 2। थैंक यू सो मच, तालियां। आप जो बड़े सवाल कर रहे थे, अब मेरी बात है, आसान सवाल होगा, मसला नहीं। एरे के 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फंक्शन को, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सेटर फंक्शन। सही है। आप चले, आप सेटर फंक्शन को मैं सेटर फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ? मकसद क्या है? क्योंकि इसकी ही मदद से मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर सकता हूँ। देयर इज नो अदर वे, कोई तरीका नहीं है। अगर मिल जाए तो मुझे प्लीज अगली क्लास में आगे बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपका नाम? नुसरत, यूसरा, तालियां भाई यूसरा के लिए, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, इसको घर जाके डाइजेस्ट करें। एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से एक स्टूडेंट आई थी, उन्होंने मुझे बोला है कि भाई अब क्योंकि कोडिंग थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, तो वाई नॉट कि हम गिटहब के ऊपर अपने कोड को मेंटेन करें। तो मैं इसकी रिपॉजिटरी बना दूंगा, इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा तमाम कोड को, और यूआरएल आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा ताकि आप इसको आराम से देख सकें। ये मुझे बताइए, ये बच्चा किसका है? आपका? मतलब आप सिस्टर है आपकी? क्या ये शुरू से इसका पार्ट है प्रोग्राम का? कभी कभी आती रहती है। आपका नाम बच्चे? लाइबा, वाहिबा, वेरी डिफिकल्ट नेम बट वेरी यूनिक, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। समझ आ रहा है? समझ आया? बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तालियां भाई वाहिबा की। देखिए बच्चे मन के सच्चे। आप घबराते हैं कि नहीं हैंड रेस करें ना करें, उनको नहीं आया, कर लो जो कर सकते हो। तो ज़बरदस्त। आई होप आपकी आज की क्लास बड़ी प्रोडक्टिव और बहुत अच्छी रही होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। हैप्पी कोडिंग। अल्लाह हाफिज़।